हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। आज फिर से हम आए हैं वन शॉट वीडियो लेकर के क्लास 11th के लिए। तो बेटा आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये भी देखेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है आज हम ये भी जानेंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी और आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी एग्ज़ाम्स आप देंगे उसमें भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर का क्या नाम है? व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप या व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं, पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। बेटा इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है जितने भी तरीके से एक बिजनेस किया जा सकता है, व्यवसाय किया जा सकता है, वो सारे कौन कौन से स्वरूप या फॉर्म्स होते हैं। जैसे एकाकी व्यापार, ठीक है, कंपनी के रूप में भी व्यवसाय होता है, साझेदारी, ठीक है, इसके अलावा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सहकारी समिति। तो ये सारे क्या हैं? ये रूप हैं व्यवसाय करने के। तो ये सारे के सारे रूप आज हम लोग इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आज जो टॉपिक है उस टॉपिक में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। एकाकी स्वामित्व, जिसे सोल ट्रेडरशिप भी कहा जाता है या सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। एकाकी स्वामित्व का मतलब हो गया एक अकेला व्यक्ति अगर व्यवसाय करता है तो उसे एकाकी स्वामित्व कहा जाता है। यानी स्वामित्व के आधार पर अकेले एक सिंगल व्यक्ति भी अपना व्यवसाय कर सकता है। ये भी एक प्रकार या स्वरूप है व्यवसाय करने का। दूसरा क्या है? साझेदारी संगठन। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर किसी सामान्य उद्देश्य यानी व्यवसाय चलाने के लिए आपस में कोई अग्रीमेंट यानी समझौता करते हैं तो इस प्रकार के समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यवसाय को साझेदारी संगठन कहा जाता है। इसके बाद है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। बेटा ये इंडिया में यानी भारत में बहुत ही पुराना प्रचलित प्रकार का व्यवसाय का एक रूप है, जिसमें एक ही परिवार के बहुत सारे लोग आपस में मिल करके व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय चलता रहता है किसी परिवार में, ठीक है। इसके बाद आता है सहकारी समितियां, जिसे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं या सहकारी संगठन भी कहते हैं। इसमें कुछ सदस्य आपस में मिलकर के व्यवसाय प्रारंभ करते हैं आपसी कल्याण के लिए या परस्पर एक दूसरे के हित के लिए। इसका मेन उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं होता है, बल्कि आपस में सदस्यों को किसी भी प्रकार से जो भी उत्पादन, वितरण या व्यापार हो रहा है उससे आपस में एक दूसरे को मदद करने के लिए इस प्रकार के व्यवसाय का स्थापना की जाती है। फिर आता है कंपनी संगठन। कंपनी संगठन व्यापार करने का या व्यवसाय करने का सबसे विस्तृत यानी व्यापक रूप होता है। इसमें कुछ लोग एक सामान्य उद्देश्य यानी व्यवसाय चलाने के लिए आपस में एकत्रित होते हैं और अंशों के निर्गमन के द्वारा या अंशों की इशू करके पूंजी लगा करके व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। कंपनी एक व्यापक स्वरूप होता है। ये बड़े पैमाने पर जब व्यवसाय किया जाता है तो कंपनी खोल करके व्यवसाय कर सकते हैं और इसमें लोगों की संख्या जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। फिर हम लोग इसी चैप्टर में ये भी देखेंगे कि कंपनी की स्थापना करने के लिए जो विभिन्न चरण होते हैं, किस तरह से एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है, स्थापना होती है, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। जैसे प्रवर्तन की अवस्था होती है, फिर समामेलन की अवस्था होती है, उसके बाद समामेलन के बाद व्यवसाय को प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट लिया जाता है और उसके बाद फिर जाकर के एक कंपनी जो है उसकी स्थापना की जाती है। तो वो विभिन्न अवस्थाएं क्या है, चरण क्या है, इसी अध्याय में हम लोग ये भी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये हो गई विषय वस्तु आज के लेक्चर की। अब क्योंकि स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्यवसाय करने का जो सबसे प्रचलित और सबसे कह सकते आसान जो स्वरूप होता है या तरीका होता है वो होता है एकाकी स्वामित्व या सोल ट्रेडरशिप
या सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एकाकी मतलब एक व्यक्ति, एकाकी, एकल स्वामी। अकेला व्यक्ति अगर अपने दम पर व्यवसाय को प्रारंभ करे, पूरी की पूरी पूंजी स्वयं लगाए, पूरा व्यवसाय का जोखिम स्वयं ही वहन करे, जितने भी निर्णय हैं व्यवसाय से संबंधित वो अकेले व्यक्ति खुद ही ले, पूरा का पूरा जो नियंत्रण है उसका व्यवसाय पर वो अकेले उसी का व्यक्ति का हो, तो इस तरह के व्यवसाय संगठन को क्या कहा जा सकता है? एकाकी स्वामित्व या सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ये हो गया व्यवसाय का बहुत ही प्रचलित तरीका व्यवसाय करने का, एकाकी स्वामित्व। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है। ठीक है, वही उसका प्रबंध करता है, यानी सारा का सारा व्यवसाय का मैनेजमेंट, कंट्रोल, पावर सब यही निश्चय करता है, तथा संपूर्ण लाभ हो चाहे हानि हो, पूरा का पूरा लाभ और हानि स्वयं अकेले उसी को क्या करना पड़ता है? बांटना पड़ता है या वहन करना पड़ता है जोखिम की दशा में। देखिए, एक सिंगल पर्सन है, यानी सिंगल एक व्यक्ति ही स्वामी होता है। प्रॉफिट और लॉस, लाभ हो चाहे हानि हो व्यवसाय का, वो किसी के साथ शेयर यानी बांटता नहीं है। एक ही मैन का, एक ही व्यक्ति का पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण होता है। उस व्यक्ति की जो जोखिम या लायबिलिटी या दायित्व होती है वो असीमित होती है। इस तरह के व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई विधान या लॉ नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। व्यवसाय बड़े आसानी से उस व्यक्ति के स्वयं के निर्णय के आधार पर शुरू किया जा सकता है। वन मैन कंट्रोल, वही व्यक्ति सारे के सारे डिसीजन यानी निर्णय अपने व्यवसाय से संबंधित स्वयं ही लेता है। ठीक है, तो ये तो एक साधारण से अर्थ में हमने समझा कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। आइए देखते हैं एकाकी स्वामित्व के लक्षण या एकाकी बिजनेस जो व्यवसाय है उसके क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता यही है कि एक व्यक्ति होता है जो कि स्वामी होता है, जो कि मालिक होता है व्यवसाय का। ठीक है, दूसरा एकाकी प्रबंध, क्योंकि अकेला व्यक्ति है इसीलिए वो सारा का सारा व्यवसाय, जितना भी व्यवसाय में निर्णय लेने हैं, व्यवसाय में जो भी सामान लाने हैं, उससे संबंधित कर्मचारियों को नियुक्त करने से संबंधित जो भी निर्णय लेने हैं वो अकेले वो व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ही लेगा। तो एकाकी प्रबंध देखने को मिलता है। तीसरा जो लक्षण या विशेषता है वो है असीमित दायित्व। बेटा इसको समझो, यदि व्यवसाय को हानि हो जाती है, मान लीजिए व्यवसाय है हानि की दशा में, क्या होता है? हानि की दशा में व्यवसाय को अगर बहुत ज्यादा हानि हो जाए तो एक समय कैसा आएगा कि व्यवसाय को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। उस दशा में क्या करना होगा? उस दशा में अगर हानि की दशा है और व्यवसाय को समाप्त करने की दशा आ गई है, उस केस में क्या होता है कि व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनका मूल्य निकाला जाएगा। जो भी संपत्तियां हैं, ठीक है, व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं उसका मूल्य निकाला गया। ठीक है, संपत्तियों का मूल्य करने के बाद उसके जो लेनदार हैं या जिसे हम दायित्व कह सकते हैं, उनका भी एक तरह से मूल्यांकन करते हैं। लास्ट में जब कंपनी को या व्यवसाय को जब बंद करना पड़ रहा है, संपत्तियां जो हैं वो कम हो गई और दायित्व जो हो गए वो ज्यादा हो गए। ठीक है, संपत्तियों को बेचने के बाद दायित्वों को यानी लेनदारों को जो भी ऋण लिए गए थे उनको चुकाने के बाद भी कुछ ऐसे लेनदार हैं जो बच गए हैं, कुछ ऐसे दायित्व हैं जो बच गए हैं। उस केस में, उस दशा में क्या करना पड़ेगा? उस दशा में एकल जो स्वामी है, व्यवसाय का जो मेन स्वामी है, उसको क्या करना पड़ेगा? अपने निजी
अपनी जो भी निजी संपत्ति है उस निजी संपत्ति को भी बेचकर या किसी भी प्रकार से उसको बेचकर, गिरवी रखकर, कैसे भी करके दायित्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी, लेनदारों को दायित्व को भुगतान करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट हो गया वो क्या हो गया, असीमित दायित्व का कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कहीं ना कहीं असीमित दायित्व जो होते हैं वो एकल स्वामी के केस में आते हैं यदि संपत्तियां दायित्वों को पूरा करने में असफल हो जाती हैं और व्यवसाय की हानि की दशा होती है, और व्यवसाय को जब समाप्त या बंद किया जाता है उस दशा में एकाकी व्यापारी को अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके भी दायित्वों को व्यवसाय के चुकता करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि एकल स्वामी या एकाकी व्यापार में एकाकी व्यापारी के जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि और कोई व्यक्ति है नहीं। दायित्व या जोखिम या हानि जो भी होगा वो किसी और व्यक्ति में बटेगा नहीं, और दायित्व इतने ज्यादा हो जाते हैं कि निजी संपत्तियों को भी बेचना पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, ये एक और लक्षण या विशेषता होती है कि एकाकी व्यापारी किसी भी विधान या किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी को तो उसको जरूरत होती नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या शुरू करने के लिए। तो उस दशा में क्या होता है कि बड़े आसानी से वो अपने व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। कोई भी छोटा व्यापार या छोटा व्यवसाय या कोई दुकान खोलनी हो, कोई फुटकर व्यापार करना हो, कोई अगर किसी व्यक्तिगत क्षमता की आवश्यकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बुटीक खोलना हो, कोई सैलून खोलना हो, इस प्रकार के व्यवसाय को बड़े आसानी से वो बिना किसी दबाव के आसानी से खोल सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है अपने व्यवसाय के चुनाव के लिए। ठीक है, पांचवा जो इसमें विशेषता है वो है गोपनीयता, क्योंकि और कोई अन्य व्यक्ति प्रबंध तो कर नहीं रहा है एकाकी व्यापार में। ठीक है, दूसरा, एकाकी व्यापारी को अपने लेखा पुस्तकों को जनता को दिखाना नहीं होता है अंत में, अकाउंट ईयर के अंत में। तो ऐसे केस में पूरी की पूरी तरह से जो व्यवसाय की प्रबंध प्रणाली है वो गोपनीय रहती है, सीक्रेट रहती है, किसी भी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति उसमें दखल नहीं देता है। तो गोपनीयता का जो तत्व होता है वो एकाकी व्यापार में बना रहता है। व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व ना होना, इसको भी थोड़ा समझिए बेटा। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए ए ने एकाकी व्यापार स्टार्ट किया, ए की मृत्यु हो गई, उस दशा में क्या होगा, एकाकी व्यापार जो ए ने स्टार्ट किया था वो व्यापार भी बंद हो जाएगा, उसका भी अंत हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एकाकी व्यापार की दशा में एकाकी व्यापारी और एकाकी व्यापार दोनों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, दोनों का अस्तित्व समान होता है। अगर एकल व्यापारी की मृत्यु हो जाए, वो दिवालिया हो जाए, वो पागल हो जाए, वो किसी भी प्रकार से बीमार हो जाए और अपने व्यवसाय को ना चला पाए आगे, तो ऐसी दशा में उसका व्यापार या व्यवसाय भी वहीं पर अंत हो जाता है, क्योंकि पृथक अस्तित्व की संकल्पना एकाकी व्यापार में नहीं होती है। अविभाजित जोखिम, जोखिम जो होता है वो अविभाजित होता है, क्योंकि जोखिम जो है वो पूरा का पूरा कौन वहन कर रहा है, एकाकी व्यापारी। वो अपने जोखिम को किसी और के साथ बांट नहीं सकता है, क्योंकि वो सिंगल व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय को चला रहा है अकेले। तो ये सारी क्या हो गई, एकाकी स्वामित्व के लक्षण या विशेषताएं हमने देख ली। इसके बाद हम देखेंगे कौन से व्यवसायों के लिए एकाकी व्यापार या एकाकी व्यवसाय उपयुक्त माना जाएगा। सबसे जहां पे शीघ्र निर्णय की आवश्यकता हो। शीघ्र निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं भाई? एक व्यक्ति है जो सारा का सारा प्रबंध देख रहा है अपने व्यवसाय में, उसे किसी तीसरे चौथे या अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार के परामर्श या सजेशंस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में शीघ्र निर्णय किसी भी प्रकार का व्यवसाय से संबंधित वो आसानी से जल्दी ले लेता है। तो जहां पर जिस व्यवसाय में जल्दी त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है वहां पर ये उपयुक्त है। गोपनीयता का लाभ, जिस व्यवसाय में गोपनीयता जहां ज्यादा पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है, एक तरह से लाभ भी है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉफिट है,
एकाकी स्वामित्व व्यवसाय करने के। गोपनीयता का लाभ, क्योंकि गोपनीय होते हैं, अकाउंट्स बुक्स को किसी भी जनरल पब्लिक को नहीं दिखाना होता है, किसी भी लेखा पुस्तक को शो नहीं करना होता है, कोई अन्य व्यक्ति प्रबंध नहीं देख रहा होता है, तो किसी भी प्रकार से प्रतियोगियों को व्यवसाय से संबंधित जानकारी जो होती है वो नहीं मिल पाती है। तो गोपनीयता का लाभ मिलता है। प्रत्यक्ष प्रेरणा, क्योंकि सारा का सारा लाभ किसको जा रहा है, एकल व्यक्ति को जा रहा है, तो सारा लाभ अगर वो खुद ही अर्जित कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरणा हो जाती है उसकी, और इस तरह से क्या करता है, वो व्यवसाय में बहुत ज़्यादा अपने प्रयत्न लगाता है ताकि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल सके। व्यक्तिगत नियंत्रण, कहीं ना कहीं अकेला व्यक्ति पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट देख रहा है अपने व्यवसाय का, तो व्यक्तिगत नियंत्रण वो अपने व्यवसाय पर रख सकता है, कर्मचारियों पर रख सकता है। स्थापना में सुगमता, किसी भी प्रकार की विधान या लॉ या लीगल फॉर्मेलिटी की आवश्यकता एकाकी व्यापार की दशा में नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि बहुत आसानी से आरंभ किया जा सकता है एकल स्वामित्व व्यवसाय को। इस तरह के व्यवसाय के अगर कुछ लाभ हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं भाई? सबसे बड़ी सीमा यही है कि सीमित संसाधन है। अकेला व्यक्ति बहुत ज्यादा पूंजी नहीं रख सकता, या एकल व्यापारी के पास इतनी ज्यादा पूंजी नहीं हो सकती है कि वो कंपनी की तरह अपना व्यापार या व्यवसाय देश विदेश तक फैला सके या व्यापक रूप से कर सके उत्पादन या वितरण। तो ऐसी दशा में सीमित संसाधन या सीमित पूंजी या सीमित योग्यता के वजह से उसका व्यापार जो होता है वो सीमित संसाधन ही प्राप्त कर पाता है। दूसरा हानि क्या है? व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। भाई एकाकी व्यापारी की अगर मृत्यु हो जाए, वो दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो उस दशा में उसका व्यवसाय जो होगा वो प्रभावित होगा, उसके व्यवसाय का भी अंत हो सकता है। तो यहाँ पर सीमित जीवन काल माना जाता है एकाकी व्यापार का, अगर उस क्योंकि पृथक अस्तित्व नहीं होता है एकाकी व्यापारी और एकाकी व्यापार का। असीमित दायित्व, बेटा आप सब जानते हैं कि एकल स्वामित्व का जो दायित्व होता है या एकाकी व्यापारी का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, यानी उसे अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके भी दायित्वों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा हानि है एकल व्यापार में। फोर्थ पॉइंट क्या है? सीमित प्रबंध योग्यता। एक ही व्यक्ति सारे नियंत्रण कर रहा है, सारे नियंत्रण के साथ साथ सारा का सारा निर्णय वो अकेला व्यक्ति स्वयं ही ले रहा है, बिना किसी परामर्श के, बिना किसी अन्य व्यक्तियों के सहयोग के। तो उसके पास सभी क्षेत्रों में प्रबंध कुशलता का अभाव होगा, क्योंकि एक व्यक्ति सभी चीजों में परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि सीमित प्रबंध योग्यता होती है एक अकेले व्यक्ति में, जो कि एक हानि होती है एकाकी स्वामित्व की सीमा में आ जाती है। आइए एकाकी व्यापार को थोड़ा समझने के बाद हम लोग समझते हैं साझेदारी संगठन या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। साझेदारी, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके समझौते के आधार पर अगर कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उस तरह के व्यवसाय को साझेदारी संगठन या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी दो, कम से कम दो व्यक्तियों का होना तो जरूरी है अगर साझेदारी करनी है। तो इसका अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को, किसी लीगल व्यवसाय को, ऐसा नहीं कोई इलीगल काम कर रहे हैं, कोई गैर वैधानिक कार्य कर रहे हैं, के लिए चलाने के लिए सहमत होते हैं। तो यहाँ पर देखो पार्टनरशिप का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, आपस में दोनों ने स्वेच्छा से मिल करके एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और व्यवसाय प्रारंभ किया है। ये तो दो है, दो से ज्यादा भी व्यक्ति होते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, नियम क्या कहता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, बेटा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन साझेदारी व्यवसाय चलाए जाते हैं। इसके लिए एक अधिनियम बना है, एक एक्ट बना है 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी के बारे में क्या कहा गया है? साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध, एक रिलेशन होता है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है। एक अग्रीमेंट होता है कि आपस में लाभ को बांटेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के व्यवसाय
करेंगे जिसे वे सब चला रहे हैं, जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी साझेदार हैं, वो सब मिल करके चला रहे हैं और उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। या हम कह सकते हैं कि साझेदारी अधिनियम 1932 ने ये परिभाषा इस आधार पर दी है कि सभी साझेदार एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं और एक व्यक्ति यानी एक साझेदार का कार्य जो भी वो कर रहा है वो दूसरे अन्य व्यक्तियों को भी बाध्य कर देगा। यानी उसने अगर कोई अग्रीमेंट, कोई समझौता किसी थर्ड पार्टी के साथ किया तो अन्य साझेदार भी उस समझौते के प्रति लायबल या जिम्मेदार हो जाएंगे स्वतः ही। ये कहता है साझेदारी अधिनियम 1932 की परिभाषा कि सब मिलकर के चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। एक व्यक्ति भी अगर कोई समझौता कर देता है किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई व्यापार संबंधी, तो अन्य साझेदार अपने आप ही उस समझौते के प्रति क्या हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे। इन्हीं परिभाषाओं या अर्थों के आधार पर हम कुछ लक्षण या विशेषताएं निकाल सकते हैं साझेदारी के। सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का होना होता है। कंपनी विविध नियम 2014 कंपनी का एक विविध नियम है, एक अमेंडमेंट किया गया 2014 में नियम 10 के अनुसार वर्तमान में एक साझेदारी संगठन में जो अधिकतम संख्या हो सकती है किसकी, सदस्य की, वो 50 होती है। बेटा याद रखिएगा 50 होती है। बहुत सारी बुक्स में 100 दिया हुआ है। पुराने जमाने में यानी पुराने जब ये संशोधन नहीं हुआ था तब अधिकतम संख्या 20 मानी जाती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी 2014 नियम 10 के अनुसार 50 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 2013 में इसकी जो संख्या थी वो 100 थी, अधिकतम 100, लेकिन 2014 में एक विविध अधिनियम पास किया गया और उसमें नियम 10 के अनुसार मैक्सिमम या अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 50 एक साझेदारी संगठन में हो सकती है। दूसरा जो विशेषता या लक्षण है व्यवसाय का होना। बेटा ऐसा नहीं है कि दो लोग आपस में मिलकर के कोई समझौता कर दें कि चलो साझेदारी बन जाए, नहीं, उन दोनों या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य में कोई व्यवसाय से संबंधित समझौता होना अनिवार्य है। यानी वो आपस में क्यों मिलकर के इकट्ठा हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करने के लिए जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो। ठीक है, तीसरा जो लक्षण है वो है अनुबंधित संबंध। बेटा इनके बीच में जो भी संबंध रिलेशन होता है साझेदारों के मध्य में वो अनुबंधित होता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है। समझौता जो होता है वो एक रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, लेकिन एक अनुबंधित संबंध आपस में साझेदारों के मध्य होना बेहद जरूरी होता है। फोर्थ क्या है, उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना होना चाहिए। जो भी व्यवसाय वो प्रारंभ कर रहे हैं या आपस में मिलकर के वो व्यवसाय या समझौता कर रहे हैं उसका जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लाभ अर्जित करना होना चाहिए व्यवसाय का, और उस लाभ को आपस में बांटना। स्वामी एवं एजेंट का संबंध। बेटा इसी को समझो, जैसे मान लो कि किसी साझेदारी संगठन में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 साझेदार हैं और ये तीनों में से हम देख रहे हैं कि जो ए है उसने जाकर के डी पार्टी से, डी एक थर्ड पार्टी है, उससे जाकर के कोई रॉ मटेरियल, कोई कच्चा सामान खरीदा अपने व्यवसाय के लिए, अपने साझेदारी संगठन के लिए। फिर क्या हुआ, बी और जो सी है वो 2 और साझेदार हैं। यहाँ पर जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया गया डी के द्वारा ए के द्वारा डी से, वो ए ने किया, लेकिन बी और सी भी उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति स्वतः ही क्या हो जाएंगे, भागीदार हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट से जो भी लाभ होगा या जो भी हानि होगी वो बी और सी को भी वहन करनी पड़ेगी, जो कि ए ने अकेले जाकर डी से किया था। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि सभी स्वामी होते हैं, यानी सभी व्यवसाय के क्या हैं, सभी साझेदार स्वामी यानी ओनर भी होते हैं, और उनमें से अगर एक व्यक्ति ने भी कोई कार्य कर लिया तो दूसरा दोनों अन्य व्यक्ति स्वतः ही उसके लिए जिम्मेदार या लायबल हो जाते हैं। तो सभी एक दूसरे के लिए कार्य भी करते हैं, यानी एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। ए ने कार्य किया तो बी और सी के लिए भी किया। ठीक है, तो एजेंट और स्वामी का संबंध साझेदारों के मध्य में होता है। फिर क्या है, असीमित दायित्व। बेटा इसमें भी एक एकाकी व्यापार की तरह ही असीमित दायित्व होता है। मतलब साझेदार
अगर साझेदारी अंत होती है तो साझेदार की निजी संपत्तियों के माध्यम से भी अगर कोई लेनदारी है तो वो वसूल की जाएगी। ठीक है, ऐसा साझेदार नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो भी साझेदारी संगठन है उसकी संपत्तियों से ही बकाया या लेनदारी जो है उसका भुगतान किया जाए। अगर साझेदारी संगठन की संपत्तियां समापन के पश्चात भुगतान का प्रबंध करने में असमर्थ हो जाती हैं या भुगतान संपत्तियों को बेचने के बाद भी नहीं हो पा रहा होता है, उस दशा में जितने भी साझेदार होंगे वो असीमित दायित्व उनकी बनेगी, यानी अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके भी उन्हें जो भी संगठन है, साझेदारी संगठन है, उसके लेनदारों को भुगतान करना पड़ेगा। तो यहां पर भी असीमित दायित्व आता है। पृथक अस्तित्व क्या होता है साझेदारी संगठन का? तो इसका आंसर है नहीं। साझेदारी संगठन और इसके साझेदार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, साझेदारी भले एक तरह से एक संगठन बन गया है जिसमें कि साझेदार मिलकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या कोई साझेदारी संगठन में एक साझेदार जो है वो छोड़कर चला जाए, तो उस दशा में जो साझेदारी होती है, साझेदारी फर्म जो होती है वो प्रभावित होती है। जब तक अन्य साझेदार मिल करके फिर से व्यवसाय को फिर से पृथक तरीके से, नए तरीके से, नया अग्रीमेंट बना करके समझौता शुरू करने के लिए तैयार हो नहीं जाते, तब तक हम कह सकते हैं कि साझेदारी का विघटन हो सकता है। तो पृथक अस्तित्व की संकल्पना जो होती है वो साझेदारी संगठन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अत्यंत सद्विश्वास, आपस में क्या संबंध होता है साझेदारों के मध्य में? बिल्कुल विश्वास यानी ट्रस्ट के आधार पर संबंध होता है। हर एक साझेदार व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हर एक दूसरे साझेदार को शेयर यानी बांटेगा, बताएगा। कुछ भी उनके मध्य में गोपनीय नहीं होना चाहिए, यानी अत्यंत सद्विश्वास पर आधारित होती है साझेदारी संगठन। ठीक है, फिर क्या है? साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक होता है। बेटा ऐसा नहीं होता है कि साझेदारी में साझेदार अपने अंशों को या अपने जितनी भी पूंजी उन्होंने रखी है उसको बेच दें किसी अन्य साझेदार को, नहीं। इसके लिए फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक तरह से पूरी तरह से जो भी समझौता है उस समझौता के अधीन ही कार्य करना पड़ेगा। तो साझेदारी संगठन में हित के हस्तांतरण पर रोक होती है, वो अपने अंशों को दूसरे साझेदारों को या दूसरे अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित या बेच नहीं सकते हैं जब तक कि साझेदारी समझौते में इसका उल्लेख ना हो। अब हम देखेंगे कि साझेदारी के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की साझेदारियां होती हैं। तो बेसिकली साझेदारी के प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं, साझेदार के नहीं, पार्टनर्स के नहीं, बल्कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप फर्म्स के प्रकार देख रहे हैं। सामान्य तथा सीमित साझेदारी। बेटा सामान्य साझेदारी का मतलब थोड़ा समझ जाते हैं पहले। सामान्य साझेदारी इस प्रकार की साझेदारी होती है जिसमें जो साझेदार होते हैं उनका जो दायित्व होता है, सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ठीक है, सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। दूसरी ओर सीमित साझेदारी जो होती है बेटा, उसमें साझेदार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक प्रकार का जो होता है उसमें सामान्य साझेदार भी होते हैं और दूसरा जो होता है सामान्य साझेदार का दायित्व जो होगा वो असीमित होगा, जैसा कि पहले ही स्पष्ट हो चुका है। दूसरा क्या होगा? कुछ सीमित साझेदार होते हैं। सीमित साझेदार में से भी दो प्रकार के साझेदार होते हैं। एक होता है सामान्य साझेदार और दूसरा होता है विशिष्ट साझेदार। ठीक है, तो सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का जो दायित्व होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? असीमित होना चाहिए। मतलब फिर से इसको समझ लो थोड़ा सा अच्छे से। दो तरह की साझेदारी यहाँ बताई गई है, एक है सामान्य और दूसरी है सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी में जितने भी साझेदार होंगे, ABCD जितने भी होंगे, उन सब का जो दायित्व होगा वो असीमित होगा। सीमित जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें दो प्रकार के साझेदार होते हैं। एक तो होता है सामान्य साझेदार और दूसरा होता है एक तरह से विशिष्ट साझेदार। जो सामान्य साझेदार होंगे उनका तो सभी का जो दायित्व होगा वो असीमित होगा, लेकिन जो विशिष्ट साझेदार होंगे वो उसमें से क्या होगा कि कम से कम एक साझेदार का जो दायित्व होगा वो असीमित होगा। ठीक है, तो इस तरह की सीमित साझेदारी होती है जिसमें एक होता है सामान्य साझेदार और दूसरा होता है विशिष्ट साझेदार। और सीमित साझेदारी के अंदर कम से कम एक साझेदार का जो दायित्व होगा वो असीमित होना चाहिए। साझेदारी फर्म का जो दूसरा प्रकार है वो है ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी।
अब देखो बेटा, ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है? ये अनिश्चित काल के लिए होती है तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्थापित की जाती है। जबकि विशेष साझेदारी जो होती है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन, कोई रचनात्मक कार्य हो रहा है, कोई पुल या कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, उसके लिए साझेदारी स्थापित की गई। ठीक है, जैसे ही वो निर्माण उद्देश्य खत्म हो जाएगा या वो कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है इस प्रकार की साझेदारी, जो विशिष्ट या विशेष साझेदारी होती है। जबकि ऐच्छिक साझेदारी जो होती है वो अनिश्चित काल के लिए चलती रहती है, जब तक कि साझेदार चलाते रहते हैं या समझौता बनाए रखते हुए चलते हैं, और इसका कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्थापित की जाती है, किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए स्थापित की जा सकती है। जबकि विशेष साझेदारी जो होती है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, और जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो स्वतः ही वो साझेदारी जो होती है वो विघटित या उसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका साझेदारी के प्रकार, साझेदारी कितने तरह की हो सकती हैं। अब हम लोग देखेंगे साझेदारों के प्रकार, यानी जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सक्रिय साझेदार। बेटा, सक्रिय साझेदार को हम लोग एक्टिव पार्टनर्स भी बोलते हैं, और ये साझेदार क्या होते हैं? व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, यानी व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, जोखिम वहन करते हैं, लाभ हो या हानि हो उसका शेयर करते हैं, और इनका असीमित दायित्व होता है व्यवसाय में। ठीक है, और ये रोजमर्रा यानी कह सकते हैं कि दैनिक प्रबंध का कार्य भी देखते हैं, व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये सक्रिय साझेदार होते हैं, जिसे एक्टिव कहते हैं। ये पूरी तरह से क्या होते हैं? एकदम एक्टिव लेवल पर व्यवसाय चलाते हैं। दूसरा होता है निर्दालु अथवा शिथिल साझेदार। जैसा कि निर्दालु नाम से ही है कि स्लीपिंग पार्टनर इन्हें कहते हैं। ये क्या कहते हैं? पूंजी भी लगाते हैं, जोखिम भी बांटते हैं, लाभ और हानि को भी बांटते हैं, और इनका असीमित दायित्व भी होता है, लेकिन ये दैनिक प्रबंध नहीं करते हैं। व्यवसाय से संबंधित रोजमर्रा के कार्यों में इनका कोई दिलचस्पी नहीं होता है। फिर है गुप्त साझेदार, जिसे सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? ये भी पूंजी लगाते हैं, ये भी जोखिम वहन करते हैं, ये भी लाभ और हानि को बांटते हैं आपस में, और असीमित दायित्व इनका भी होता है। अगर व्यवसाय को हानि होगी तो इनकी भी निजी संपत्ति को बेचा जाएगा, लेकिन ये दैनिक प्रबंध का कार्य व्यवसाय में नहीं करते हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गुप्त साझेदार है, मतलब इनके बारे में किसी अन्य व्यक्तियों को या व्यवसाय से बाहर के व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि ये भी एक साझेदार हैं किसी फर्म में, ये गुप्त होते हैं। चौथा है नाम मात्र के साझेदार। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉमिनल पार्टनर। ये क्या करते हैं? ये किसी भी न तो पूंजी लगाते हैं, ना ही लाभ और हानि में बंटवारा लेते हैं, ना ही जोखिम वहन करते हैं, ना ही दैनिक प्रबंध में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनका भी असीमित दायित्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो नाम होता है, इनकी जो गुडविल होती है, इनकी जो इमेज होती है, इनकी जो साख होती है, वो व्यवसाय में उसका प्रयोग किया जाता है। तो नाम मात्र के साझेदार जो होते हैं उनका असीमित दायित्व जरूर होता है, लेकिन ये ना तो पूंजी लगा रहे हैं, ना जोखिम वहन कर रहे हैं, ना लाभ और हानि को बांट रहे हैं, और ना ही इनका दैनिक प्रबंध में कोई योगदान है, लेकिन इनकी असीमित दायित्व होगी, क्योंकि इनका जो नाम है उस नाम का प्रयोग करके व्यवसाय जो है वो अपनी गतिविधि चला रहा है। फिफ्थ क्या है? प्रदर्शन द्वारा साझेदार, पार्टनर बाई एस्टोपल भी इसे कहते हैं। बेटा, ये जो पार्टनर होते हैं वो किसी तीसरे पक्षकार की दृष्टि में एकदम पार्टनर यानी साझेदार के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन असल में ये साझेदार होते नहीं, किसी भी फर्म में एक्टिवली नहीं होते हैं। ना तो ये पूंजी लगाते हैं, ना ही ये जोखिम वहन करेंगे, ना ही ये लाभ और हानि जो है उसको बांटेंगे आपस में, लेकिन क्योंकि ये एक तरह से तीसरे पक्षकार यानी तीसरे पार्टी के लिए एकदम साझेदार के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इनकी भी असीमित दायित्व उत्पन्न होती है, लेकिन ये दैनिक प्रबंध में भागीदारी नहीं लेते हैं। अब प्रदर्शन द्वारा साझेदार को थोड़ा और स्पष्ट समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ए और बी और सी जो है वो तीन साझेदार हैं, ठीक है, किसी फर्म में। डी जो है वो ए का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और उसे तकनीकी ज्ञान ज्यादा है अपने व्यवसाय से संबंधित। तो ए ने क्या कहा? डी से कहा कि भाई मेरा एक
एक तकनीकी जो प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग काम चला रहे हैं और एक थर्ड पार्टी है उसके साथ जाकर के तुम मीटिंग कर लो और उसका जो तकनीकी जो जानकारी है उससे ज़रा ले लो कि वो व्यवसाय के लिए हमारे ठीक है या नहीं रहेगा। तो डी ने बोला ठीक है, मेरे पास आज टाइम है, मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पर डी ने क्या किया, यहाँ पर डी ने जो थर्ड पार्टी है जो कि जिसके साथ जाकर के डी एक तरह से मीटिंग करने वाला है ए के बिहाफ पर, ए के लिए, वहाँ पर क्या हुआ, डी ने एक इम्प्रेशन, एक ऐसा भूमिका बनाई जिससे कि वो लग रहा है कि डी भी जो है वो पार्टनर है, लेकिन असल में डी पार्टनर एक्टिव नहीं है, सक्रिय पार्टनर नहीं है। वो किस तरह का पार्टनर हो गया, यहाँ पर तीसरे पार्टी के लिए या तीसरे पक्षकार के लिए वो प्रदर्शन द्वारा साझेदार यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, उसने इस तरह से अपना कार्य, अपना इंप्रेशन इस तरह से किसी थर्ड पार्टी को डाला कि वो भी एक एक्टिव पार्टनर, एक सक्रिय पार्टनर है, लेकिन असल में वो सक्रिय पार्टनर ना हो करके प्रदर्शन द्वारा साझेदार होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए डी ने कोई जाकर के उसके साथ एक तरह से समझौता कर लिया थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर क्या होगा, ए और बी सी जो तीन पार्टनर चला रहे हैं उस समझौते के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए डी के द्वारा किया गया वो जो मीटिंग है उससे कोई अगर हानि होती है तो ए और बी और सी, इवन डी को भी उस हानि की भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डी भी यहाँ पर प्रदर्शन द्वारा साझेदार हो गया, तो असीमित दायित्व वहाँ उत्पन्न हो जाएगा हानि की दशा में, या व्यवसाय के समापन की दशा में अगर हानि होती है तो। अब हम लोग साझेदारी के एक और चीज के बारे में बात करते हैं। साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड इसे कहते हैं। इसका अभिप्राय एक समझौते से है, एक अग्रीमेंट से है, जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख किया जाता है। बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि लिखित रूप में, डीड हमेशा क्या होती है, लिखित रूप में होती है, रिटन होती है। डीड हमेशा क्या होगी, रिटन होगी। ठीक है, लिखित होती है। वैसे तो साझेदारी जो होती है वो, उसमें जो समझौता होता है पार्टनर्स के या साझेदारों के मध्य, वो मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है, लेकिन अगर समझौता लिखित हो जाता है तो वो साझेदारी संलेख बन जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाता है। और इस पार्टनरशिप डीड में यानी संलेख में स्पष्ट रूप से कुछ चीजों का उल्लेख होता है जिसे मानना अनिवार्य होता है साझेदारों को, जैसे फर्म का नाम व पता, साझेदारों के नाम व पते, साझेदारी की अवधि, कितने समय के लिए साझेदारी चलाई जानी है, व्यापार का क्षेत्र, व्यापार जो है या व्यवसाय जो है वो क्या, किस प्रकार का व्यवसाय होगा, उसका कितना व्यापक होगा, साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी यानी कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर एक साझेदार, और लाभ और हानि का अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जब भी लाभ होगा या हानि होगी तो वो किस रेशियो में, किस अनुपात में साझेदारों के मध्य बांटी जाएगी, इसका उल्लेख भी संलेख में होता है। और साझेदारों का कमीशन व वेतन, क्या साझेदारों को कमीशन मिलेगा या वेतन मिलेगा, साझेदारों द्वारा ऋण का लेना व देना, अगर साझेदारों ने व्यवसाय से कोई ऋण लिया है तो उस पर कितना, किस प्रकार का कमीशन या ऋण या इंटरेस्ट जो ब्याज है वो दिया जाएगा, अगर कोई ड्राइंग यानी आहरण किया जाता है तो उस पर क्या ब्याज देना होगा, वो स्पष्ट संलेख में लिखा रहता है। साझेदारों के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं और दायित्व क्या होंगे, खाता पुस्तकों का अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स और नियम हैं वो भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखे हुए होते हैं। तो ये था आपका साझेदारी संगठन। अब है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये भी व्यवसाय करने या व्यवसाय का एक स्वरूप है, संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये सिर्फ हिंदू लॉ में यानी हिंदू जो संप्रदाय है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अध्ययन करने में यहाँ पर देखो कोई चीज दिख रही है, आपको एक पिक्चर दिख रही है। इसमें परिवार के एक मुखिया हैं जो बुजुर्ग प्राणी हैं, सबसे बड़े प्राणी हैं, और यहाँ पर उनके कुछ बच्चे हैं, कुछ बहुएं हैं, कुछ और बच्चों के बच्चे हैं। तो ये जो फैमिली चल रही है, ये जो परिवार चल रहा है, अगर ये कोई व्यवसाय चलाए, ठीक है, और ये जो व्यवसाय है वो परिवार का व्यवसाय अगर कोई हो जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यवसाय में जो भी जन्म से ही सदस्य बन जाता है, ठीक है, यानी मान लीजिए ये दादाजी हैं, ठीक है,
इन बच्चों के दादाजी हैं, ये क्या कहे जाएंगे, कर्ता होंगे किसी व्यवसाय के। ये सबसे बड़े मुखिया हैं, ये व्यवसाय का जो पूरा का पूरा प्रबंध इन्हीं के हाथों में होगा और इनकी जो दायित्व होगी वो असीमित होगी उनके व्यवसाय में। ठीक है, यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, सदस्य होता है किसी भी व्यवसाय का, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का सबसे बड़ा जो सदस्य होता है वही कर्ता होता है और वही कर्ता पूरे व्यवसाय पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। और क्योंकि व्यवसाय का सारा जिम्मेदारी उसी की कंधों पर होती है, इसीलिए उनकी दायित्व जो होती है वो असीमित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जितने भी और लोग हैं, इनके बेटे, इनके बंजले बेटे, इनके छोटे बेटे और यहाँ के बेटों के बच्चे, ये सब क्या है, ये जन्म से ही उस व्यवसाय के क्या हो जाते हैं, सदस्य हो जाएंगे और उनका यानी पैतृक संपत्ति के आधार पर ये व्यवसाय चलते हैं। हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं, यानी एक ही परिवार के ये होते हैं बेटा। ठीक है, अगर एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई व्यवसाय चल रहा है और चलाया जा रहा है और एक तरह से पैतृक संपत्ति बन जाती है वो व्यवसाय उनके लिए, तो यहाँ पर एक तरह से वंशज यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय चलता है। इसके अंतर्गत अविवाहित पुत्रियों एवं पत्नियों को भी अब सम्मिलित कर लिया गया है। पहले क्या था, पहले सिर्फ पुत्र को ही व्यवसाय में सम्मिलित करते थे, लेकिन अब पुत्रियों को भी, जो अविवाहित हैं या पत्नियां जो हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है। संयुक्त हिंदू परिवार का संगठन निम्न दो विशेषताओं पर आधारित होता है। एक तो होता है सहभागिता और दूसरा होता है सामान्य संपत्ति। सहभागिता का मतलब हो गया कि जितने भी जो भी सदस्य हैं परिवार के, उनका जन्म से ही वो सदस्य बन जाते हैं व्यवसाय में। ठीक है, और सामान्य संपत्ति यानी जो पैतृक संपत्ति है वो ही संपत्ति होती है व्यवसाय की, उसी से व्यवसाय चल रहा होता है, आगे भी चलता है। और ये सामान्य संपत्ति यानी व्यवसाय जो है वो सभी सदस्यों के लिए भी एक पैतृक संपत्ति या सामान्य संपत्ति हो जाती है। सहभागिता को और अच्छे से समझते हैं। सहभागिता से अभिप्राय परिवार की पैतृक संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व से होता है। सहभागिता यानी कानून द्वारा उत्पन्न होती है, न कि अनुबंध द्वारा। बेटा लॉ के द्वारा, अगर आप परिवार के सदस्य हैं, परिवार में आपका जन्म हो गया है, तो फिर सहभागिता अपने आप आपकी आ जाएगी आपकी पैतृक संपत्ति में। ठीक है, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को परिवार में जन्म लेते ही, देखिए यहाँ पर जन्म लेते ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। इसे सहभागी कहते हैं। बेटा वो जो भी सदस्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, सहभागी हो जाएंगे। किसके, व्यवसाय में, उस संपत्ति में। यह सदस्य परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग भी कर सकते हैं। अगर वो चाहे कोई सदस्य, कोई वयस्क सदस्य है, अगर वो चाहे तो वो संपत्ति के विभाजन की मांग भी कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति में उसका जो अधिकार है वो जन्म से हो जाता है। सामान्य संपत्ति क्या होती है, कानून के अनुसार, कोई अनुबंध तो हो नहीं रहा है उनके बीच में, कानून के अनुसार हो रहा है ये। हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में भी उसी समय मान्यता मिलती है जबकि परिवार के पास ऐसी संपत्ति हो जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो। सामान्य संपत्तियों में निम्न संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कोई पैतृक संपत्ति हो, है ना, पूर्वजों की संपत्ति हो, उसे सामान्य संपत्ति बोल सकते हैं और यही सामान्य संपत्ति सभी सदस्यों में बांटी जाएगी। पैतृक संपत्ति की सहायता से निर्मित कोई संपत्ति हो, कोई पूर्वज की संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति हो, और उस संपत्ति के मूल्यों से या उस संपत्ति को बेच करके या उस संपत्ति के धन से कोई नई संपत्ति बनाई जाए या निर्मित की जाए तो उसको भी हम लोग सामान्य संपत्ति कह सकते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति, जैसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया हो, कोई किसी व्यक्ति ने किसी को दान दिया कोई संपत्ति, तो वो संपत्ति परिवार की संपत्ति मान ली जाती है और सामान्य संपत्ति में आ जाएगी। हिंदू विधान के संप्रदाय, बेटा ये जो हिंदू लॉ है ना, या ये जो हिंदू परिवार है ना, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ये हिंदू परिवारों के नियंत्रण से संबंधित दो प्रमुख संप्रदाय के से चलता है। ठीक है, एक तो है मिताक्षरा। यह संप्रदाय असम, बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों में, असम, बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है। मिताक्षरा का याद रखिएगा, ये 3 स्टेट्स में प्रचलित नहीं है। कौन कौन से, असम, बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़ करके समस्त भारत में ये मिताक्षरा सिस्टम
चलता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत पुत्र का जन्म होते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों की संपत्ति से प्राप्त संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेटा जैसे ही किसी पुत्र का जन्म होता है परिवार में, उस पुत्र को या उस सदस्य को आसानी से क्या मिल जाता है, पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार मिल जाता है। ठीक है, वह वयस्क होने पर यानी 18 साल का कंप्लीट होने के बाद पारिवारिक संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है। वो अपनी संपत्ति में से अपना हक मांग सकता है। इसके अंतर्गत सदस्यों का हित सदैव अनिश्चित रहता है। तो हर एक सदस्य का हित अनिश्चित ही रहेगा। मान लीजिए कि किसी पुत्र ने विद्रोह कर दिया और संपत्ति में अपना अधिकार मांगने लगा, विभाजन करने लगा, तो सभी का हित जो है वो अनिश्चित रहता है, क्योंकि प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु से हितों में परिवर्तन होता रहता है। कहीं ना कहीं नया सदस्य जन्मेगा तो फिर क्या होगा, फिर परिवार के सदस्यों के बीच में संपत्तियों का बंटवारा जो होने लगेगा नए सिरे से, और फिर उनकी संपत्ति कम हो जाएगी। दूसरा जो सिस्टम या व्यवस्था है हिंदू लॉ के अधीन इस तरह के व्यवसाय को चलाने की, वो है दया भाग सिस्टम। यह संप्रदाय केवल असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में ही प्रचलित है, संपूर्ण भारत में नहीं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पुत्र को अपने जन्म के साथ किसी भी प्रकार का संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। कब मिलता है? जब उसके पिता की मृत्यु हो जाए, यानी पिता की मृत्यु के बाद ही पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, इन राज्यों में दया भाग सिस्टम के अनुसार। ठीक है, यानी पैतृक संपत्ति पिता के जीवन काल में उसी के पूर्ण स्वामित्व में रहती है। पुत्र को संपत्ति का अधिकार तभी मिलता है जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात, पिता की मृत्यु के पश्चात। इसे कहते हैं दया भाग सिस्टम। अब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का थोड़ा और अर्थ जान लेते हैं। जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, कोई ऐसा व्यवसाय जो एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जा रहा हो, उस तरह के व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। ये हिंदू लॉ या हिंदू संप्रदाय में प्रचलित व्यवसाय है, और तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं, तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण का अधिकार परिवार के मुखिया के हाथों में होता है, सबसे बड़े व्यक्ति जिसे कर्ता कहा जाता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण में होते हैं। मुखिया ही व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है एवं निर्देशन कार्य करता है, और उसका दायित्व असीमित होता है, बाकी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कुछ लक्षण या विशेषताएं को जल्दी से देख लेते हैं। हिंदू लॉ के अनुसार संचालन होता है। ये हिंदू लॉ 1956 जो है उसके अधीन ही व्यवसाय का संचालन किया जाता है। कर्ता यानी जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है किसी भी परिवार का, जिसे कर्ता कहते हैं, वही कर्ता व्यवसाय में सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है। ठीक है, सीमित दायित्व, जितने भी सदस्य हैं परिवार के, उनका दायित्व क्या होता है? सीमित होता है, यानी उन्हें अपने किसी भी निजी संपत्ति को बेच करके व्यवसाय से संबंधित जो भी भुगतान है वो नहीं करना होगा। स्थायी अस्तित्व है भाई, अगर मान लीजिए कर्ता की मृत्यु हो गई तो फिर दूसरा जो एल्डेस्ट मेंबर है, दूसरा जो बुजुर्ग सदस्य होंगे वो कर्ता बन जाएंगे। तो इस तरह से व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। जन्म से सदस्यता, कोई व्यक्ति परिवार में सदस्य बन करके जन्म हो गया उसका, तो वो अपने आप क्या हो गया, उस परिवार में उस व्यवसाय का सदस्य बन जाएगा। केवल पुरुष सदस्य, पहले क्या था, अब तो नहीं है, अब तो थोड़ा सा पुत्रियों को भी अधिकार मिल गया है, लेकिन यहाँ पर केवल पुरुष सदस्य की आधिपत्य होता है। पंजीकरण, इसका पंजीकरण करवाना हिंदू लॉ के अधीन है। इसका पंजीकरण कराया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। अब इस तरह के व्यवसाय के कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं, है ना। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के जो लाभ है उनको जल्दी से देख लेते हैं। प्रारंभ करने की सरलता, बेटा इसको स्टार्ट करना बड़ा आसान है ना। प्रारंभ करना इसका आसान होता है, क्योंकि जैसे ही आपने जन्म लिया उस परिवार में हिंदू लॉ के अधीन क्या हो गए, आप व्यवसाय के सदस्य हो गए। इस तरह का व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा होता है, तो किसी भी प्रकार का कोई विधान या कार्रवाई या लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से। गोपनीयता,
कर्ता द्वारा ही सारा प्रबंध का निर्णय लिया जा रहा होता है और परिवार का व्यवसाय होता है, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतियोगियों को जानकारी व्यवसाय से संबंधित नहीं हो पाती है और इन्हें अपने व्यवसाय से संबंधित लेखा पुस्तकों को किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दिखाना होता है, तो गोपनीयता इसमें पाई जाती है। ग्राहकों से सीधा संपर्क है, परिवार व्यवसाय चला रहे हैं तो पारिवारिक जो स्थिति होती है वो थोड़ा मजबूत होती है लोगों के मध्य में, तो इस तरह से क्या होता है, ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है इस तरह से व्यवसाय करने का। शीघ्र निर्णय करता अकेला व्यक्ति है जो कि सारा प्रबंध देख रहा होता है, तो उसको डिसीजन यानी निर्णय लेने का पूरा अधिकार उसका स्वयं का होता है, तो शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रयत्न एवं प्रतिफल में सीधा संबंध है। बेटा कहीं ना कहीं व्यवसाय का जो भी लाभ है वो व्यवसाय के सदस्यों यानी जो परिवार के सदस्य हैं उनके मध्य ही वितरित होने वाला है लाभ, तो कहीं ना कहीं सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, आपस में कार्य करते हैं, परिवार के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ता कार्य करता है। पैतृक गुणों का लाभ कहीं ना कहीं ये पूर्वजों की संपत्तियों का या पूर्वजों की संपत्तियों से उत्पन्न होने वाला व्यवसाय है, तो कहीं ना कहीं पैतृक गुणों का लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं परिवार की जो साख होती है वो व्यवसाय को चलाने में मददगार होती है। इस तरह के व्यवसाय के लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं, जैसे सीमित संसाधन। व्यवसाय जो है वो परिवार द्वारा चल रहा है, तो परिवार में सदस्यों का जितना भी संपत्ति या जो भी वो पूंजी लगा रहे हैं उसी से व्यवसाय चल रहा है, तो ऐसे में जो संसाधन होंगे, जो पूंजी होगी वो सीमित होगी। ठीक है। कर्ता का असीमित दायित्व, ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट यानी हानि है कि कर्ता जो सबसे बड़ा सदस्य है, जिसे हम एल्डेस्ट कहते हैं सदस्य, वो क्या है, उसका जो दायित्व है वो असीमित है, यानी कर्ता को अपनी निजी संपत्तियों यानी अपने व्यवसाय से संबंधित और अपनी जो खुद की संपत्ति है उसको बेच करके भी ऋणों का भुगतान करने की जिम्मेदारी हो जाएगी यदि हानि जो होती है तो। कर्ता का प्रभुत्व कहीं ना कहीं क्या है, एक ही व्यक्ति निर्णय ले रहा है जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, जो मुखिया है, तो कहीं ना कहीं मुखिया जो है वो उसका प्रभुत्व होता है और जिससे क्या होता है, अन्य सदस्य कभी कभी जो है वो अन्य सदस्य मुखिया से सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, तो कर्ता का प्रभुत्व होता है। सीमित प्रबंध कौशल, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति निर्णय ले रहा है जो कि कर्ता है, जो मुखिया है, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति के पास हर प्रकार का प्रबंध का योग्यता या नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है, तो सीमित प्रबंध कौशल देखने को मिलता है। सदस्यों के सहयोग का अभाव, कभी कभी क्या है, परिवार के ही सदस्य जो है वो कभी कभी हो सकता है कि कर्ता के साथ सहमत ना हो किसी निर्णय विषय इसमें, तो वो अपना जो उनका जो योगदान होता है वो कम देते हैं, जिससे क्या होता है, कभी कभी मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है परिवार में आपस में ही, तो सहयोग जो है सदस्यों का वो उसका अभाव देखने को मिलता है इस तरह के व्यवसायों में। अब है सहकारी संगठन। व्यवसाय चलाने का ये एक और नया तरीका है सहकारी संगठन, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं। बेटा सहकारी संगठन कहीं ना कहीं इस प्रकार का व्यवसाय है जिसमें जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि जितने लोग मिल करके इस प्रकार के व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं उन सदस्यों के आपसी जो भी हित हैं उस हित को प्राथमिकता देना ही इस प्रकार के व्यवसाय के पीछे का उद्देश्य होता है। सहकारी संगठन की परिभाषाएं देखिए, प्रोफेसर एच कल्वर्ट के शब्दों में अगर हम बात करें तो सहकारिता यानी कोऑपरेटिव उस प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से मिल करके आपस में व्यवसाय करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी सदस्य कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलकर के कार्य कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के हितों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सहकारी समिति उन व्यक्तियों का एक संगठन है जिनके साधन साधारणतः सीमित होते हैं, जिनके पास साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, जिनके पास ज्यादा पूंजी तो नहीं होती है, लेकिन वो प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक ढंग से नियंत्रित होकर के अपने व्यावसायिक संगठन की स्थापना करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हर एक जो सदस्य है उसको क्या है, व्यवसाय चलाने का अधिकार है, क्योंकि हर एक सदस्य के पास वोटिंग राइट होता है, मतों का प्रयोग
वो करते हैं और इसी मतों के प्रयोग करके वो एक इलेक्टिंग कमिटी, जिसे प्रबंध समिति कहते हैं, उसका चुनाव करते हैं। और यही प्रबंध समिति जो होती है वो व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेती है, जो कि सदस्यों के द्वारा चुनी हुई होती है। तो हर एक सदस्य को क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, मतों का प्रयोग करने का, हर एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होता है। तो समान आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से बेटा, अपनी इच्छा से ये मेंबर सदस्य संगठन के साथ जुड़ते हैं और अपनी इच्छा से जब चाहे ये संगठन को छोड़कर जा भी सकते हैं। उसके लिए आवश्यक पूंजी को उचित अनुपात में इकट्ठा करते हैं तथा व्यवसाय के जोखिम व लाभ जो भी है वो परस्पर उचित अनुपात में, जिस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में ये लाभ ही हो चाहे हानि हो, आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। इसी अर्थों के आधार पर कुछ विशेषताएं निकल करके आई हैं सहकारी संगठन की, वो क्या है जल्दी से देख लेते हैं। इसमें पहला है स्वैच्छिक सदस्यता। बेटा कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर आसानी से जब चाहे तब जुड़ सकता है सहकारी समिति के साथ और जब चाहे वो अपनी मर्जी से सहकारी समिति को छोड़कर जा भी सकता है। तो स्वैच्छिक सदस्यता होती है। वैधानिक स्थिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अधीन ये काम करती है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है, एक पंजीकृत संस्था होती है, इसका एक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये अपने सदस्यों के अस्तित्व से इनका पृथक अस्तित्व होता है। सोसाइटी अपने नाम से चलती है, उसका खुद का एक नाम है, खुद का एक लीगल वैधानिक अस्तित्व है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। जितना उन्होंने पूंजी लगाई है, जो भी अंश वो खरीदे हैं सोसाइटी के, समिति के, उस अंशों के प्रति अगर कोई जो मूल्य है वो अभी उन्होंने भुगतान नहीं किया है तो सिर्फ उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। बाकी उनको कोई असीमित दायित्व यानी अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके समिति के दायित्वों को पूर्ति करने की बाध्यता नहीं होती है। नियंत्रण नियंत्रण क्या है, मतलब सोसाइटी जो है, समिति जो है, उसे चलाता कौन है? एक है प्रबंध समिति। प्रबंध समिति जो है वही क्या करती है, पूरी की पूरी बांटा जाता है। नगद व्यापार, ज्यादातर ये व्यापार जो करती हैं सोसाइटी या समिति वो नगद आधार पर करती हैं। उधार विक्रय या उधार व्यापार इसमें कम किया जाता है या न, बिल्कुल भी बहुत ही कम होता है। वित्त की व्यवस्था, जो वित्त की व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इनका जन कल्याण या सदस्यों का हित इनका जो मेन उद्देश्य होता है, इस वजह से सरकार के द्वारा भी इनको बहुत सारा अनुदान मिलता है जिससे इनकी वित्त की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। बैंक भी इन्हें आसानी से वित्त प्रदान करते हैं। सरकारी नियंत्रण, क्योंकि सरकारी पैसा लग रहा है तो सरकार इनकी कार्यवाहियों को, इनके व्यवस्था को भी समय समय पर देखती रहती है, इसकी जांच करती रहती है। सहकारी समितियों के कुछ प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं, देखते हैं वो। कार्य की प्रकृति के आधार पर सहकारी समितियों को अनेक भागों में बांटा गया है। ठीक है, कार्य के आधार पर ये डिफरेंट सहकारी समितियां बनी हैं, जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समितियां, सहकारी विपणन समिति, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, उत्पादक का मतलब उत्पादन संबंधी कार्यों में जो लोग सदस्य लगे हुए हैं वो आपस में, जितने भी उत्पादक होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, वो मिल करके अगर कोई समिति बना रहे हैं तो उत्पादक समिति होगी। उपभोक्ता सहकारी समिति मतलब जो भी सदस्य हैं वो उपभोक्ता भी होंगे, यानी समिति द्वारा बनाए गए जो भी सामान हैं उनको वो क्या करेंगे, आपस में ही बेचेंगे, आपस में ही खरीदेंगे। ठीक है। सहकारी विपणन समितियां जैसा कि नाम से ही है कि मार्केटिंग से रिलेटेड ये जो सुविधाएं हैं वो सदस्यों को प्रोवाइड या प्रदान कर रही होती हैं। सहकारी साख समितियां, साख का मतलब होता है क्रेडिट देना, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे की उधार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह की समितियां बनाई जा रही होंगी। सहकारी खेतीहर समितियां, ये जो है वो किसान जो है वो आपस में मिल करके जब कोई समिति बनाते हैं तो वो किसान संबंधी ऋण सुविधाएं या किसान संबंधी जितने भी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको मुहैया कराएंगे आपस में सदस्यों को। सहकारी गृह समितियां, ये जैसा कि गृह नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं घर बनवाने के लिए जो सदस्य मिल करके इस तरह की समितियां बनाते हैं और आपस में सदस्य जो हैं वो घरों से संबंधित जो ऋण होते हैं वो इस तरह की समितियों से उन्हें प्राप्त होते हैं।
इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जितनी भी समितियां हैं उन समितियों के कार्य क्या हैं, उद्देश्य क्या है और मुख्य कार्य और अन्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे उपभोक्ता सहकारी समितियों के बारे में। बेटा स्थापना करने वाले कौन होते हैं? इसके उपभोक्ता होते हैं, यानी जो कंज्यूमर होते हैं वही जो है इसका स्थापना कर रहे होते हैं। अब इसकी स्थापना करने वाले जो होते हैं वो उनका उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता व्यापारियों या दलालों के शोषण से छुटकारा चाहता है। ठीक है, इस वजह से उपभोक्ता जो है वो आपस में मिल करके अगर एक ऐसी सहकारी समिति की स्थापना करे जिसके जो भी सामान होंगे वो आपस में ही वो उपभोग कर ले या खरीद ले। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मध्यस्थों को हटाना होता है। जो भी दलाल लोग हैं, जो कमीशन खोर हैं या जो कमीशन लेते हैं और वस्तुएं जो हैं वो मार्केट में आती हैं और बेचते हैं और कमीशन से उसका मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है वस्तु का, तो उस मूल्य बढ़े हुए मूल्यों पर जो वस्तु मिलती है उस मूल्य से वस्तु ना मिले, कम मूल्यों पर ही आसानी से उपभोक्ताओं को वस्तु मिल जाए, सदस्यों को वस्तु मिल जाए, इसलिए इस तरह की उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो वस्तुओं की लगातार पूर्ति सुनिश्चित करना, मतलब लगातार वस्तुएं और सेवाएं जो भी हैं वो हम लोगों को मिलती रहें और अच्छी क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हों, उचित मूल्य पर प्राप्त हों। किसी भी प्रकार का जो कमीशन है मध्यस्थ जो लेते हैं उससे जो मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाती है वो बढ़ोतरी को कम करना इसका उद्देश्य होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? थोक विक्रेताओं अथवा उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं ये सहकारी समितियां और फिर बाद में रिजनेबल प्राइसेस पे उचित माल पर उचित बिक्री करते हैं आपस में ही सदस्यों को। ठीक है, तो एक तरह से ये थोक व्यापारियों से बड़े लेवल पर उत्पादकों से ये बड़े थोक में सामान खरीद करके बड़ी मात्रा में आपस में सदस्य मूल्यों पर बेचते हैं और जो भी लाभ होता है वो आपस में शेयर करते हैं। इस तरह की विशेषताएं, अन्य विशेषताओं में देखोगे कि गैर सदस्य भी माल क्रय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति के जो सदस्य हैं वही सिर्फ सामान खरीदेंगे, बल्कि कोई बाहरी भी व्यक्ति है वो भी सामान खरीद सकता है। माल की कमी की स्थिति में सदस्यों को क्रय करने में प्राथमिकता दी जाती है। अगर माल में कमी हो गई, वस्तु अगर कम है, स्टॉक कम है, तो सदस्य पहले खरीदेंगे, सदस्यों को पहले प्राथमिकता मिलेगी। कभी कभी सदस्यों को विशेष छूट भी दी जाती है, डिस्काउंट भी मिलता है और सदस्यों को पूंजी के अनुपात में लाभांश तथा क्रय किए गए माल के अनुपात में बोनस भी मिलता है। जितना जो ज्यादा खरीदेगा उसको उस हिसाब से बोनस भी मिलेगा और अगर कंपनी को यानी समिति को अगर कोई लाभ होता है तो उस लाभ में लाभांश भी सदस्यों को बांटा जाता है। दूसरी जो समिति का दूसरा जो प्रकार है वो है उत्पादक सहकारी समिति। उत्पादक सहकारी समिति का मतलब हो गया कि यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं वो कौन होंगे? वो उत्पादक होंगे, वो प्रोड्यूसर होंगे जो मिल करके व्यवसाय शुरू किए हैं। छोटे, इनका स्थापना करने वाले कौन है भाई? छोटे उत्पादक होते हैं जो उत्पादन सामग्री की प्राप्ति व उत्पाद की बिक्री की कठिनाई महसूस करते हैं। वो उत्पादक होते हैं जिन्हें उत्पादन करने से संबंधित जो सामग्री है या जो वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, वो प्राप्त करने में मुश्किलें हो रही हों या बिक्री करने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो इस तरह के उत्पाद आपस में मिलकर के ही इस तरह की समिति स्थापित कर देते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन सामग्री यानी कच्चा माल, औजार हो गया, मशीनें हो गया, इनकी उपलब्ध कराना आपस में सस्ते दरों पर और माल की बिक्री में सहायता करना आपस पे। इनका मुख्य कार्य क्या है? सदस्यों के लिए कच्चा माल, औजार, मशीनें आदि क्रय करना। ठीक है, ये आपस में ही अपने लिए ही, अपने उत्पादन के लिए ही क्या करते हैं? कच्चा माल, औजार और मशीनें आदि क्रय करते हैं और अन्य लोगों को माल बेचने के लिए सदस्यों से माल क्रय करना। ठीक है, और दूसरे लोगों को भी जो माल अगर किसी अन्य उत्पादकों को भी बेचना है तो भी ये सदस्यों से माल जो है वो क्रय कर लेते हैं। जिसके पास है वो दे देगा, जो उत्पादक के पास सामान अगर है वो एक दूसरे की मदद कर देगा। अन्य विशेषताएं क्या है? उत्पादन सामग्री के प्रबंध एवं बिक्री समस्याओं से निश्चित होने के कारण छोटे उत्पादक अब उत्पादन क्रियाओं को पूरा ध्यान लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं बेटा सामग्री मिल गई है ना, औजार मिल गया, मशीन मिल गया, कच्चा माल मिल गया उत्पादकों को, तो वो क्या करेंगे? फिर अपने उत्पादन पर ज़्यादा वो ध्यान लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। तो यही इनका विशेषता होती है।
सहकारी समितियों के में तीसरा जो है वो है सहकारी विपणन समितियां। मार्केटिंग, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। इनकी स्थापना करने वाले कौन होते हैं? छोटे उत्पादक एवं उस्तकार होते हैं जो अपने उत्पादों को अकेले उचित लाभ पर बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये वो छोटे उत्पादक होते, प्रोड्यूसर होते हैं जिन्हें अपने सामान जो बनकर तैयार हो गया उसको बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस तरह के ये उत्पादक होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना, ठीक है, ताकि उनका जो सामान है वो बिक जाए। सदस्यों को मध्यस्थों के शोषण से बचाना, जो मिडिल मैन है उनके शोषण से बचाना। मुख्य कार्य क्या है? सदस्यों से माल एकत्रित करना, एकत्रित माल को उचित मूल्य पर बेचना, व्यापारिक व्यवहार में आने वाली जो भी कमी है उनका ध्यान रखना, अर्थात कम नाप तोल तथा लेखे की गड़बड़ होने से रोकना। इसकी अन्य विशेषताएं देखिए, इनमें सौदेबाजी की क्षमता बढ़ जाती है। कभी यह समितियां सदस्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। यातायात हो गया, भंडारण हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया। इससे जो भी बाधाएं हैं ना, जो विक्रय संबंधी बाधाएं हैं, उनको दूर करती हैं ये समितियां। कहीं ना कहीं ये यातायात, भंडारण, पैकिंग, विपणन, अनुसंधान की सुविधा प्रदान करती हैं, प्राप्त करके एक दूसरे को देती हैं। और इस तरह से ये विक्रय से प्राप्त धनराशि में से खर्चे एवं कोष आदि की राशि काट करके धन को सदस्यों के माल के अनुपात में बांट दिया जाता है। जो भी लाभ होता है उस लाभ में जो भी इनके खर्चे हैं उसको काट करके ये लाभों को आपस में सदस्यों के मध्य में बेच देती हैं या बांट देती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि विपणन समितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं विपणन संबंधी जो बाधाएं आती हैं वो एक दूसरे को पूरा करती हैं उससे। सहकारी साख समितियां, ये चौथी समिति का प्रकार है। सामान्य लोग होते हैं जो कि वित्तीय साधन जिनके पास सीमित होते हैं, वो मिल करके सदस्य बनते हैं और इस तरह की समितियों का स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों को साहूकारों के चंगुलों से मुक्ति दिलाना होता है। साहूकार जो बहुत ज्यादा कमीशन लेकर के ऋण प्रदान करते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए आपस में मिल करके ये इस तरह के सदस्य इस तरह की समिति बनाते हैं जहां पर एक दूसरे की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सदस्यों में बचत की आदत को ये प्रोत्साहित करती है इस तरह की समिति। मुख्य कार्य क्या है इसमें? जमा स्वीकार करना। ये आपस में ही सदस्य क्या करते हैं? अपना जमा, अपनी सेविंग्स जो होती है वो यहाँ जमा करते हैं। सदस्यों को उचित ब्याज की दर व आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करती है ये समितियां, यानी उचित इंटरेस्ट रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर उनको क्या मिलता है? लोन मिलता है उस समिति से। ठीक है, इन समितियों का जो है कि कोष 3 स्रोत होते हैं, जैसे अंश पूंजी, अंश बेच करके सदस्यों द्वारा जमा किया गया जो धन होता है, जो सेविंग्स ये लोग करते हैं यहाँ पर, तथा बाहरी लोगों द्वारा जमा किया गया धन। सदस्य के अलावा कोई बाहरी लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। कभी कभी ये समितियां गैर सदस्यों को भी ऋण प्रदान करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदस्य को ही ऋण मिलता है, गैर सदस्यों को भी ऋण ये समितियां कभी कभी देती हैं। अब है आखिरी जो समिति का प्रकार है वो है सहकारी खेतीहर समितियां। बेटा खेतीहर का मतलब यहाँ पर कृषक लोगों से है, किसानों से है। छोटे किसान जो मितव्ययी ढंग से कृषि करने में असमर्थ होते हैं वो मिलकर के इस तरह के समिति की स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? बड़े पैमाने की कृषि की मितव्ययता प्राप्त करना होता है। कृषि में संसाधन जो है उसको प्राप्त करना होता है। उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है ताकि मैक्सिमम उत्पादन कर सके। छोटे छोटे किसान अगर आपस में मिल करके इस तरह की समितियों का निर्माण करते हैं तो वो बड़े पैमाने पर अपनी खेती या किसानी वो कर सकते हैं। सदस्यों की भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना यहाँ पर इनका मुख्य कार्य होता है कि सभी सदस्यों की जो भूमि है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक साथ कर दिया जाता है। ठीक है, और आपस में मिल करके फिर ये क्या करते हैं? आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हैं एक दूसरे को और उच्च क्वालिटी का बीज व खाद उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि जो फसल है, जो उत्पादन है, उसकी किस्म भी अच्छी हो जाए और उत्पादकता भी अच्छी हो जाए। ये समितियां सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों की खेती करने में होने वाली हानियों से छुटकारा दिलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। सबकी खेती के जो सब एक साथ मिल जाएंगे और सब मिल करके बीज हो गया, संयंत्र हो गया, मशीन्स हो गई, औजार हो गई, वो एक दूसरे को मुहैया कराएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे होगा किसान जो है वो उत्पादकता बढ़ा पाएंगे, कृषि फसल जो है उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह की समितियों का उद्देश्य
किसानों के हितों की रक्षा करना होता है। अब जो लास्ट सहकारी समिति है वो है सहकारी गृह समितियां। सहकारी गृह समितियां, जैसा कि समझ में आ रहा है, गृह मतलब कहीं ना कहीं घर बनाने में या घर से संबंधित जो भी काम करने हैं उसमें ये मददगार है। इनकी स्थापना करने वाले कौन होते हैं? सामान्य लोग होते हैं जो रिहायशी मकान प्राप्त कराना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है? सदस्यों को रिहायशी मकान अथवा प्लाट उपलब्ध कराना। ठीक है, प्लाट मतलब जमीन या फिर घर। मुख्य कार्य के भूमि को ये क्रय करते हैं, भूमि का ये विकास करते हैं, मकानों का ये निर्माण करते हैं, मकान सदस्यों को ये अलॉट करते हैं और मकानों के स्थान पर ये प्लॉट भी देते हैं। ये समितियां प्रायः बड़े शहरों में स्थापित होती हैं। इन्हें भूमि रियायती दर पर प्राप्त होती हैं और समितियों के मकानों में प्रायः सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो हमने प्रकार देख लिए सहकारी समितियों के। अब हम देखेंगे इसके लाभ क्या है। इस तरह की समिति जो बनाई गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके क्या लाभ होते हैं? सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जितने लोग मिलकर बना रहे हैं वो आपस में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं इस तरह की समितियों को बना करके। तो इसकी स्थापना करना बड़ा ही सरल है, क्योंकि सहकारी समिति जो एक्ट है 1912 इसके अधीन ये स्थापित की जाती है। क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं होता है, बल्कि सेवा भाव करना होता है। तो सरकारी नियंत्रण या कह सकते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप स्थापना से संबंधित इनमें नहीं होता है। ठीक है, सीमित दायित्व, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है बेटा। उन्होंने जो भी अंश पूंजी या जो भी पूंजी लगाई है, अगर उसका कोई भाग बकाया है तो सिर्फ उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। ठीक है, बाकी अगर समिति को कोई हानि हो रही है, समिति बंद करनी पड़ रही है, उस दशा में लेनदारों के भुगतान करने के लिए इन्हें अपनी निजी संपत्ति को बेचने की अनिवार्यता नहीं होती है। स्थायित्व, मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, सदस्य आते हैं जाते हैं, स्वैच्छिक है, वांछनीय है, लेकिन समिति के अस्तित्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, समिति चलती रहती है। तो स्थायित्व होता है इस तरह की समितियों में। प्रजातांत्रिक प्रबंध, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य को वोट देने का अधिकार होता है, तो कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है वो प्रजातांत्रिक लेवल पर होता है। कम क्रियात्मक खर्चे, बेटा ये इनका सबसे मेन फोकस ही यही होता है कि ये उचित मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं को सदस्यों के मध्य उपलब्ध करा सकें। तो क्रियात्मक खर्चे, ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें कम होती है, अपव्यय इसमें कम होता है, संसाधनों का दोहन कम होता है। कर लाभ, इस तरह का जो उद्देश्य होता है इस तरह की समितियों का, वो होता है सदस्यों की सेवा भावना करना और लाभ का उचित लाभ अर्जित करना। तो कहीं ना कहीं करों में इनको कुछ ना कुछ छूट मिलती है सरकार से। सरकारी संरक्षण, गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, इनको बढ़ाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा रियायती दरों पर, इनको ब्याज जो होता है वो कम दरों पर इनको लोन मिलता है, ऋण मिलता है। सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य होता है, तो ये एक लाभ है। दूसरे व्यवसायों पर नियंत्रण, आर्थिक विकेंद्रीकरण, कहीं ना कहीं ये सहकारी समितियां जो हैं इसके माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो सिर्फ अर्थव्यवस्था में अपना एकाधिपत्य न स्थापित कर सके, इसके लिए सहकारी समितियां जो है वो आगे आ रही हैं। और सहकारी समिति के आने से क्या हो रहा है कि जो अर्थ है, जो धन है, उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है। उसका केंद्रीकरण सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के हाथों में नहीं रह गया है। सहकारी संगठन की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि पूंजी की कमी है। बहुत सारे लोग जो है वो सहकारी समिति के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं, वो इसमें अपना पूंजी या धन निवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह की समितियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, तो लाभ उन्हें ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो वो ज़्यादा पैसा लगाना चाहते नहीं हैं। तो पूंजी की कमी यहाँ पाई जाती है। अकुशल प्रबंध, मैनेजिंग कमेटी यानी प्रबंध समिति जो कि चुनी जाती है सदस्यों के द्वारा मतों का प्रयोग करके, वही समिति जो है वो पूरा का पूरा नियंत्रण या डिसीजन या निर्णय लेती है समिति से संबंधित। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुशल नहीं होते हैं हर क्षेत्र से। ठीक है, तो अकुशल प्रबंध देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो है वो नगद यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देन होता है, तो नगद विक्रय होता है। तो जिन लोगों के पास पैसों की कमी है या जो उधार में सामान अभी तुरंत लेना चाहते हैं, वहाँ पर ये एक हानि हो जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाती है। सरकार अगर ऋण दे रही है सस्ते दरों पर, ब्याज जो है वो कम दरों पर अगर ऋण मिल रहा है, तो उस दशा में सरकारी हस्तक्षेप भी रहता है इनकी कार्यप्रणाली में। प्रेरणा की कमी,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो लाभ है वो ज़्यादा नहीं होता है, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। तो सदस्य जो होते हैं वो लाभ अगर उनको कम मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा कार्य या बहुत ज़्यादा जुड़ा रहना पसंद नहीं करते इन समितियों के साथ। गोपनीयता का अभाव, सहकारी समिति जो होती हैं उनमें गोपनीयता का अभाव होता है क्योंकि कई लोग जुड़े होते हैं, मैनेजिंग कमेटी में भी कई मेंबर होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर गोपनीयता का अभाव है। आपसी झगड़े, आपस में सदस्य जो हैं वो उनके बीच में कभी कभी सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है, जिससे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, विवाद आते हैं और झगड़े उत्पन्न होते हैं। कंपनी, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकार या स्वरूप या तरीके जिससे व्यवसाय कर सकते हैं बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में, वो है कंपनी। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, जिसकी स्थापना, जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है, जिसकी स्थापना विशेष उद्देश्य से की जाती है। सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित होता है, जितने भी मेंबर, जितने भी अंशधारी होते हैं कंपनी में, जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग होता है, पृथक अस्तित्व होता है कंपनी में और निरंतर चलने वाला होता है, यानी कंपनी में निरंतर चलती रहती है इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होने की वजह से, और जिसके पास एक सार्वभौम मुद्रा, कॉमन सील होती है, एक सिग्नेचर होता है कंपनी का खुद का, जो कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति बनाती है। इससे आप क्या समझे? इससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी एक स्वरूप है व्यवसाय करने का। कंपनी में बड़े पैमाने पर व्यवसाय होता है। कंपनी एक पृथक कृत्रिम व्यक्ति की तरह कार्य करती है और निरंतर चल रही होती है। मेंबर के आने, मेंबर के जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसका समावेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है और ये पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती हैं और इनका पंजीकरण करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। कंपनी की विशेषताएं क्या क्या है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। व्यक्तियों का समामेलित संघ है ये, मतलब कई व्यक्ति मिल करके एक कंपनी की स्थापना करते हैं। कई सारे व्यक्ति मिलकर के एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं कि मिनिमम कितने व्यक्ति चाहिए। कम से कम 2 होने चाहिए अगर एक निजी कंपनी है तो, और अगर एक सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, अधिकतम निजी व्यक्ति कितने हो सकते हैं? निजी कंपनी की दशा में अधिकतम 200 व्यक्ति हो सकते हैं और सार्वजनिक कंपनी की दशा में अधिकतम अनियमित व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे हो सकते हैं। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, कंपनी क्या है भाई? एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह कार्य करती है, एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होती है। विधान के द्वारा क्या है, एक तरह से ये इनका अस्तित्व है। क्यों? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, इनका खुद का एक नाम होता है कंपनी का। ठीक है, इसके ये हमारी तरह, आपकी तरह बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती है, हंस नहीं सकती है, काम नहीं कर सकती है, लेकिन ये अपना नाम है इनका, अपने नाम से व्यापार कर सकती हैं। इनका खुद का एक सिग्नेचर, कॉमन सील होता है। तो इस तरह से ये एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, केस लड़ सकती हैं, इन पर केस किया जा सकता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, इसका मतलब है कि ये रजिस्टर्ड बॉडी होती हैं, यानी पंजीकृत संस्था होती हैं। इनका इनके सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, सदस्य आते हैं, जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, लेकिन कंपनी चलती रहती है, कंपनी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थायी अस्तित्व, सेम बात है। मेंबर आ रहे हैं, मेंबर जा रहे हैं, मेंबर छोड़ रहे हैं, अंशों को बेच दे रहे हैं, अंश विक्रय कर दे रहे हैं, लेकिन कंपनी चल रही है, इसका स्थायी अस्तित्व है। सीमित दायित्व, इसके जितने भी सदस्य होते हैं, जो भी अंशधारी होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं कंपनी के, उनका दायित्व सीमित होता है। वो सिर्फ अपने पूंजी जो उन्होंने लगाई है उसमें अगर कोई बकाया है तो उसके प्रति ही ये जवाबदेह होंगे या वही बकाया वो चुकता करेंगे। इसके अलावा अगर कंपनी को कोई हानि होती है या कंपनी बंद होने की दशा में कंपनी की अगर संपत्तियां कंपनी के दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही होती हैं तो सदस्यों यानी जो मेंबर होते हैं, कंपनी के अंशधारी जो कहे जाते हैं, उन्हें अपनी निजी संपत्ति को बेचने का नहीं होता है। ठीक है, यानी असीमित दायित्व नहीं होता है। सार्वमुद्रा, कॉमन सील जिसे कहते हैं, सार्वमुद्रा एक तरह से एक ऑफिशियली
सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है किसी कंपनी का, एक मोहर होती है जिस पर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी समझौता करती है तो वो मोहर या वो सिग्नेचर या वो सील लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना साइन करते हैं, वैसे ही कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह कार्य कर रही होती है तो उसका भी एक हस्ताक्षर होता है जिसे कि उसका मोहर कहा जाता है, जिसे कि सार्व मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अंशों की हस्तांतरणीयता, एक कंपनी में जो अंशधारी हैं वो अपने अंशों को क्या कर सकते हैं, वो अपने अंशों को हस्तांतरित यानी बेच सकते हैं, वो दूसरे को दे सकते हैं बेच करके। ठीक है, ऐसा सिर्फ सार्वजनिक कंपनी में होता है, निजी कंपनी में नहीं होता है। स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग होना, बेटा जो लोग ओनर होते हैं वही प्रबंधक भी नहीं होते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होते हैं और अंशधारी जो सामान्य हम लोग व्यक्ति हैं वो भी कंपनी में अंश को खरीद करके स्वामी यानी ओनर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रबंध कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अंश होगा किसी कंपनी का। जोखिम सहन करना, जोखिम सहन करना मतलब जो अंशधारियों में अगर मान लीजिए लाभ की जगह हानि हो जाता है तो हानि का बंटवारा भी अंशधारियों के मध्य होता है, तो कई लोगों में जोखिम जो होता है वो बंट जाता है। कंपनी संगठन के क्या लाभ हैं, इसके लाभ देखें तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जितने भी अंशधारी हैं, जो भी सदस्य हैं कंपनी में, उनका जो दायित्व है वो सीमित है, वो सिर्फ अपने जो पूंजी जो उन्होंने लगाई है अगर उसमें कुछ बकाया है तो उसके प्रति ही वो जिम्मेदार है। ठीक है, अंश हस्तांतरण सुविधा, अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य या कोई अंशधारी अपने अंशों को बेचना चाहे और जाना चाहे, कंपनी को छोड़ना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। निरंतरता, कंपनी चलती रहती है, उसके सदस्यों के आने या जाने या मृत्यु का प्रभाव कंपनी के अस्तित्व पर नहीं चलता है, नहीं पड़ता है। विकास एवं विस्तार की संभावना, कंपनी क्योंकि बड़े पैमाने पर काम कर रही होती है, कई अंशधारी, कई पूंजीपति इस पे अपना पैसा लगाते हैं, तो विकास और विस्तार यानी उत्पादन और वितरण और व्यापार करना बड़े लेवल पर इसके माध्यम से किया जा सकता है। कुशल प्रबंध, कंपनी जो बड़े बड़े कंपनी होती हैं वो अपने यहाँ स्पेशल मैनेजर या मैनेजमेंट अपॉइंट करती हैं, यानी उन कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं प्रबंधक के रूप में, जो कि प्रबंध संबंधी कौशलों के माध्यम से अपना जो भी कंपनी में अपना योगदान देते हैं, तो कुशल प्रबंध पाया जाता है। कंपनी संगठन की कुछ सीमाएं भी हैं बेटा। कंपनी में निर्माण में कठिनाई, कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। कंपनी का जो समामेलन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है ना, उसमें बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, प्रवर्तन अवस्था, समामेलन की अवस्था, व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था, इस तरह से विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद एक कंपनी का अस्तित्व आता है या कंपनी प्रारंभ की जाती है। तो कंपनी का निर्माण एक कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, गोपनीयता का अभाव, इन्हें हर प्रकार की कंपनी को अपने अकाउंट्स बुक्स को, लेखा पुस्तकों को एट द एंड ऑफ द ईयर जनरल पब्लिक यानी जनता को प्रस्तुत करना होता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होती है इनकी, इस वजह से गोपनीयता का अभाव होता है। इनकी कार्यप्रणालियों, इनके प्रॉफिट, इनके लाभ, इनके हानि, सबके बारे में लोगों को पता चलता है, तो गोपनीयता का अभाव इनमें पाया जाता है। प्रेरणा का अभाव, प्रेरणा का अभाव क्यों होता है, क्योंकि अंशधारियों को तो सिर्फ लाभांश से मतलब है ना, अपने लाभों से मतलब है। अंशधारी क्या है, कोई भी अंशधारी बन सकता है जो अंश पूंजी खरीद ले। तो ऐसे में क्या होता है कि सभी व्यक्ति, जो सभी सदस्य हैं, वो कंपनी में योगदान नहीं दे रहे होते हैं, तो प्रेरणा का अभाव, अगर लाभ नहीं होगा तो फिर उनका पूरा का पूरा जो उद्देश्य है कंपनी के साथ जुड़े रहने का वो भी ज़्यादा नहीं होगा। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, कंपनी किस तरह का कार्य कर रही है, अगर एक सार्वजनिक कंपनी है तो उस पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है। अपनी अकाउंट्स बुक्स, लेखा पुस्तकों को बताना, दिखाना, ये भी जरूरी हो जाता है, तो अत्यधिक सरकारी नियंत्रण देखने को मिलता है। निर्णय लेने में देरी, कई सारे लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग कमेटी, प्रबंध समिति, सब में बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो एक निर्णय तक पहुंचने में कभी कभी बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो निर्णय लेने में देरी आती है। अल्पतांत्रिक प्रबंध, कहीं ना कहीं यहाँ पर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट सिर्फ कहने मात्र को है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो ज़्यादा पूंजीपति हैं, ज़्यादा बड़े अंशधारी हैं, उन्हीं का प्रभुत्व होता है व्यवसाय पर, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का नियंत्रण रहता है ज़्यादा।
निवेशकर्ताओं में संघर्ष, जो भी निवेशकर्ता हैं जिन्होंने पैसा लगाया है व्यापार में, व्यवसाय में, कंपनी में, पूंजीपति अंशधारी बने हैं, उनमें संघर्ष की स्थिति आती है अगर लाभांश का वितरण अनुपयुक्त हो जाता है। तो कई अगर मान लीजिए किसी साल कंपनी को लाभ ज़्यादा नहीं हुए तो उस साल फिर क्या होगा, अंशधारी को कुछ भी नहीं मिलता है लाभांश के रूप में, तो फिर संघर्ष की स्थिति, कन्फ्लिक्ट की स्थिति का उत्पन्न होती है। कंपनियां जो है बेटा वो दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं, एक होता है निजी कंपनी और दूसरा होता है सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी को डिटेल में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं निजी कंपनी क्या है। निजी कंपनी वो कंपनी है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो अंतर नियमों द्वारा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे कहते हैं, अपने सदस्यों के अंश हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है बेटा। यानी इसके अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने सदस्यों की संख्या को कम से कम 2, मिनिमम 2 होने चाहिए और अधिकतम 200 से ज्यादा नहीं रख सकती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के वर्तमान कर्मचारी होने के साथ साथ कंपनी के सदस्य भी होते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय भी है और सदस्य भी है, यानी राइट इशू किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए भी कंपनी के सदस्य भी थे, अब कर्मचारी ना होते हुए भी कंपनी के सदस्य हैं, ठीक है। यानी इसमें दो तरह के सदस्य हो सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति भी सदस्य हो सकते हैं जो कि वर्तमान कर्मचारी भी हैं, ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो कि पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य भी थे और अब क्या है, कर्मचारी नहीं है, यानी रिटायर हो गए हैं, लेकिन कंपनी के सदस्य रह सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जो कि अभी काम भी कर रहे हैं किसी कंपनी में और उन्होंने अंश भी खरीद लिए उस कंपनी के, वो भी सदस्य हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो कि पहले तो कर्मचारी थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब भी वो सदस्य बने रह सकते हैं कंपनी के, ठीक। तो उसे निजी कंपनी कहते हैं। निजी कंपनी के में आपको क्या ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है और इसमें जितने भी सदस्य हैं वो अपने अंशों का हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है, इन पर उनको प्रतिबंधित होते हैं ये। इसके अलावा एक निजी कंपनी में अपने अंशों या ऋण पत्रों पर विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर भी इनको प्रतिबंध होता है। ऐसी कंपनी अपने अंश या ऋण पत्र, शेयर्स या डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट पब्लिक को, जनता को नहीं कर सकती है। अपने जन विक्षेपों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाती है, यानी पब्लिक डिपॉजिट्स को भी ये जनता यानी जनरल पब्लिक को नहीं इशू करती है। चुकता अंश यानी पेड अप कैपिटल की राशि न्यूनतम 1 लाख रुपए रखती है, न्यूनतम 1 लाख रुपए रखती है एक निजी कंपनी अपने पेड अप कैपिटल की मुद्रा को। इस राशि में समय समय पर संशोधन या परिवर्तन किया जाता है अधिनियम के अनुसार। एक कंपनी को निजी कंपनी बने रहने के लिए उपरोक्त 5 बातों का पालन करना पड़ता है। ये जो 5 बातें बताई गई हैं, ठीक है, और इन्हें अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना भी अनिवार्य होता है। अब हम बात करेंगे एक सार्वजनिक कंपनी की, यानी पब्लिक कंपनी की। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और 71 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है ना, जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी है, ऐसा कहा है 2013 कंपनी अधिनियम की धारा 271 ने। अन्य शब्दों में हम बात करें तो जिसके अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, यानी जिसके अंशधारी अपने अंशों को बेच सकते हैं, आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं। जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अधिकतम अनियमित यानी कितनी भी हो सकती है। जो अंशों एवं ऋण पत्रों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करते हैं, यानी जनरल पब्लिक भी इनके अंशों को खरीद सकती है, इनके ऋण पत्रों में पैसा लगा सकती है। जो जन निक्षेपों यानी पब्लिक डिपॉजिट्स में भी जनता को आमंत्रित कर सकते हैं। जो चुकता अंश पूंजी की राशि न्यूनतम 5 लाख रुपए कम से कम इनकी होनी चाहिए और समय समय पर इनका संशोधन होता रहता है। और इन्हें अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द को लगाना अनिवार्य होता है, उसे सार्वजनिक कंपनी कहते हैं।
अब एक कंपनी की स्थापना में विभिन्न चरण होते हैं बेटा। कोई भी कंपनी हो, सार्वजनिक हो, निजी हो, हर प्रकार की कंपनी को कुछ चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी जाकर के एक कंपनी की स्थापना होती है। तो आइए देखते हैं कंपनी की स्थापना के विभिन्न चरण क्या हैं। पहला है प्रवर्तन और दूसरा है समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन स्टेज भी इसको कहते हैं। तीसरा है व्यवसाय प्रारंभ करना। बेटा अगर एक निजी कंपनी है यानी एक प्राइवेट कंपनी है तो पहले 2 अवस्थाओं को पूरा करने के बाद यानी समामेलन का प्रमाण पत्र लेने के बाद एक निजी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी को प्रवर्तन, समामेलन, व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट लेने के बाद पूंजी जितना भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, पूंजी का जो न्यूनतम अभिदान अंश होता है, वो एकत्रित करने के बाद एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। यानी कुल मिला के उसे 4 स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि हर एक स्टेज में क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रवर्तन यानी प्रमोशन स्टेज की। ये कंपनी चरण या अवस्था या कंपनी को शुरुआत या स्थापना करने का पहला चरण है। इसमें एक प्रमोटर या प्रवर्तक क्या करता है? नए विचारों की खोज करना। पहला काम एक प्रवर्तन स्टेज में प्रवर्तक के द्वारा होता है कि किस तरह के व्यवसाय को प्रारंभ करना है। उस आइडिया को, उस विचार को आइडेंटिफाई करना, पता लगाना कि कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सी वस्तु का निर्माण करना है, वो वस्तु क्या बाजार में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, व्यापार करना है कि निर्माण करना है। इस तरह का जो भी विचार है व्यवसाय से संबंधित, उस विचार की खोज करना सबसे पहला प्रवर्तन में होता है। दूसरा क्या है? विस्तृत जांच पड़ताल करना। जो व्यवसाय लेकर जाने वाले हैं उसमें डिफरेंट देख लेते हैं कि क्या लाभ हानि की संभावना कितनी है। यानी एक तरह से अगर हम बात करें कि आर्थिक दृष्टि से वो कितना ज़्यादा फिजिबल है, उस तरह का व्यवसाय का निर्णय लेना। तकनीकी कुशलता क्या वहाँ पर मिल जाएगी, तकनीकी रूप से क्या वो वांछनीय होगा उस तरह के व्यवसाय को चलाना। क्या वित्तीय प्रबंध यानी ऋण प्राप्त कर लिया जाएगा इस व्यवसाय में आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से विस्तृत जांच पड़ताल या बाजार की जो भी आगे आने वाली जो भी दशाएं होंगी उसको ध्यान में रखते हुए फिर प्रवर्तन की अवस्था का दूसरा चरण आता है। इसमें विस्तृत जांच पड़ताल के माध्यम से। तीसरा क्या करते हैं? विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण करना। भाई अब तो कंपनी शुरू करनी है तो क्या करना होगा? वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पेपर वर्क तैयार करना पड़ेगा, रजिस्टर यानी डायरेक्टर्स जो भी होंगे उनका एक तरह से साइन लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें यानी सभी संसाधन जो भी हैं, जो भी लीगल जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं उससे संबंधित जो भी पेपर वर्क है, उन सबको तैयार करने का भी काम शुरू हो जाता है। वित्त व्यवस्था करना। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो भी व्यवसाय शुरू करना है उसके लिए पैसे चाहिए, है ना। तो वित्त यानी पूंजी को किस तरह से लेना है या क्या प्रबंध करना है, पहले स्टार्टिंग में पेपर वर्क करने के लिए जो भी जरूरत होती है वो सारा उससे संबंधित वित्त व्यवस्था करना प्रवर्तन की अवस्था में आता है। तो प्रवर्तन अवस्था मुख्यतः एक तरह से विचार और की खोज की अवस्था होती है। इसमें व्यवसाय से संबंधित विचार स्टार्ट किए जाते हैं। फिर क्या है भाई? सेकेंड जो स्टेज है वो है समामेलन या इनकॉर्पोरेशन, इसे रजिस्ट्रेशन स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले प्रारंभिक क्रियाएं, जो सबसे पहली क्रियाएं करते हैं इस पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस भी स्टेट में कोई कंपनी स्थापित की जाने वाली है, जिस राज्य में, उस राज्य के जो पंजीकृत कार्यालय होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कंपनी का, वहां पर जाकर के पहले तो पंजीकृत करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर कंपनी का नाम निश्चित करना पड़ता है। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले से कोई कंपनी उस नाम से चल रही हो, नाम यूनिक एकदम अलग होना चाहिए। उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना। अगर ऐसा कोई उद्योग है जहाँ पे लाइसेंस की अनिवार्यता है तो लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य शर्त होती है। आवश्यक नियुक्तियां करना, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सिग्नेटरीज हो गए, उनको नियुक्त करना भी इसी में आता है। प्रमुख प्रलेख तैयार करना, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, पार्षद सीमा नियम हो गया, पार्षद अंतर नियम हो गया, ये सब कंपनी से संबंधित कुछ प्रमुख प्रलेख होते हैं, उनको तैयार करना इसमें होता है। फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन जमा किया जाता है, भेजा जाता है, सबमिट किया जाता है इसी अवस्था में। फिर प्रारंभिक क्रियाओं के बाद
दूसरी जो क्रियाएं हैं वो रजिस्ट्रेशन से संबंधित होती हैं। रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले जो प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पार्षद सीमा नियम, जिसे कंपनी का चार्टर भी कहते हैं, संविधान भी कहा जाता है, ये मुख्य प्रलेख या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के दायित्व, कंपनी की पूंजी, कंपनी के नाम, कंपनी का जो लोकेशन है, कंपनी का जो प्रमुख उद्देश्य है, वो सब कुछ अलग अलग क्लॉजेस बना करके संपूर्ण तरीके से लिखा होता है। पार्षद अंतर नियम, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं या इंट्रीन डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है इसे कंपनी का। ये कंपनी के नियम, जो इंटरनल आंतरिक नियम है उससे संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से संबंधित नियम की रूपरेखा इसमें लिखी रहती है, रूल्स और रेगुलेशंस इसमें लिखे रहते हैं। रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कंपनी का उसका एड्रेस इसमें दिया रहता है। संचालकों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनके नाम पते इसमें लिखे रहते हैं। लिखित सहमति, उनकी ऑफिशियली सिग्नेचर्स उनके किए रहते हैं कि वो अब ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। योग्यता अंशों के संबंध में वचन, अगर कोई योग्यता अंश इशू किए गए हैं तो उनके बारे में भी इसमें लिखा रहता है। प्रबंध व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध और वैधानिक घोषणा, स्टेटरी वार्निंग डिक्लेरेशन कि हमने ये व्यवसाय स्टार्ट किया है और हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है, सही है, इस तरह की घोषणा के द्वारा ये सारे प्रलेख बना करके तैयार करके रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रस्तुत किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब वेरीफाई कर लेती है सभी डॉक्यूमेंट्स को, तब क्या करती है, निर्धारित शुल्क, जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस शुल्क यानी भुगतान मूल्य, फीस जो भी होता है उसको जमा किया जाता है, उसको भुगतान किया जाता है। और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस क्या इशू करती है, समावेलन का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। और जैसे ही समावेलन हो जाता है, सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, तो समावेलन का प्रभाव क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट क्या आता है। प्रारंभिक क्रियाएं, कंपनी के समावेलन के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। कंपनी एक समावेलित संस्था बन जाती है, रजिस्टर्ड बॉडी बन जाती है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बन जाती, कंपनी का एक खुद का एक नाम हो जाता है। समावेलन के प्रमाण पत्र को न्यायालय में कंपनी के अस्तित्व के प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि कंपनी का एक वैधानिक अस्तित्व, लीगल एंटिटी हो गई है। समावेलन कंपनी एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है इन द आइज ऑफ लॉ, उसको एक व्यक्ति माना जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, उस पर कोई केस कर सकता है, वो केस कर सकती है, अपने नाम से व्यवसाय चला सकती है, इस तरह से एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है। उसका अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है, सदस्य मर गए या फिर आए जाएं, इसका कोई प्रभाव कंपनी के अस्तित्व पर नहीं पड़ता है। कंपनी का अस्तित्व स्थायी हो जाता है और इसके प्राप्त करते ही एक निजी कंपनी बेटा अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है व्यवसाय का प्रारंभ। अब व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है कौन, एक निजी यानी प्राइवेट कंपनी। समावेलन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। एक सार्वजनिक पब्लिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती है। उसे अपना व्यापार प्रारंभ नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट प्राप्त करना पड़ेगा। व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूरा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, उसे न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करनी पड़ती है, प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस इशू करके। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, जिसमें एक जनरल पब्लिक यानी जो सामान्य जनता है उनसे अंशों को खरीदने के लिए एक आमंत्रण इशू करना पड़ता है, जिसे प्रविवरण कहते हैं। इसमें अंशों के बारे में, कंपनी के बारे में एक विस्तृत सूचना दी रहती है। प्रविवरण में अंशों का मूल्य क्या है, अंशों व्यापार की स्थिति क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है। ठीक है, प्रविवरण के माध्यम से क्या होता है, कंपनी अंशधारियों से आवेदन आमंत्रित करती है और न्यूनतम अभिदान राशि यानी अगर 90% टोटल जितना इशू किया गया था, जारी किया गया था अंश, अगर उसका 90% मूल्य अंशों का भुगतान मिल जाता, आवेदन राशि प्राप्त हो जाती है, तो ये न्यूनतम अभिदान राशि होती है। और इसके बाद एक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है सार्वजनिक कंपनी की दशा में। ठीक है,
तो एक कंपनी की स्थापना में कुछ वैधानिक कार्रवाइयों के दौरान अनेक प्रलेख तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पार्षद सीमा नियम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, पार्षद अंतर नियम होता है और प्रविवरण होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है। पार्षद सीमा नियम को चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, कंपनी का संविधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य बातें कंपनी से संबंधित लिखी होती हैं, जो कि कंपनी के जितने भी आउटसाइडर हैं, कंपनी में जो पैसा लगाने जाते हैं, जो विनियोजक हैं, जो सरकार है, जो हित रखने वाले हैं, वो इस पार्षद सीमा नियम के आधार पर ही कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का दायित्व, कंपनी की टोटल पूंजी, कंपनी का स्थान, कंपनी का जो कार्य है, वो सारा चीज इसमें क्लॉजेस वाइज लिखा रहता है। पार्षद अंतर नियम क्या है? पार्षद अंतर नियम एक प्रकार से कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी से संबंधित आंतरिक नियमों के बारे में जानकारी लिखी रहती है। ठीक है। प्रविवरण क्या है? प्रविवरण एक प्रकार का जनरल पब्लिक यानी सामान्य जनता को अंश को खरीदने के लिए आमंत्रण होता है। इसमें अंश से संबंधित जानकारी लिखी रहती है, कंपनी के विस्तृत थोड़ा ब्यौरा लिखा रहता है, कंपनी से संबंधित उनके उद्देश्यों का, उनके कुल पूंजी, कुल अंशों के वैल्यू का, जिसको पढ़ करके अंशधारी जो है वो विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंशों की पूंजी में। यहाँ पे पार्षद सीमा नियम के बारे में देखो, इसका अभिप्राय कंपनी के उस आधारभूत प्रलेख से है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उन सभी शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है, यानी इनकॉर्पोरेशन होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट ना हो तो फिर हम कहते हैं कि कंपनी का जो मूल है, कंपनी का जो संविधान है, वही नहीं है। तो हमारे लिए, जैसे हम भारतीयों के लिए संविधान है, वैसे ही कंपनी का संविधान क्या है? उसका पार्षद सीमा नियम। इसमें जो चीज उल्लेखित है उसी के अधीन कंपनी अपना व्यवसाय करेगी। ठीक है। इसके बाद बेटा पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम क्या है? इसका अभिप्राय कंपनी के उस प्रलेख से है जिसमें पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रबंधन यानी इंटरनल मैनेजमेंट को क्या कार्य करना है, क्या नियम है, उसका उल्लेख किया जाता है ताकि वो अपने पार्षद सीमा नियमों के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। पार्षद अंतर नियमों की विषय वस्तु थोड़ा जान ले। इसमें क्या होता है भाई? इसमें प्रारंभिक अनुबंधों की पुष्टिकरण की विधि होती है, विभिन्न प्रकार के अंशों का विभाजन होता है, अंशों की निर्गमन तथा आवंटन की विधि होती है, न्यूनतम अभिदान राशि होती है, अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र निर्गमन की विधि होती है, अंशों पर याचन होता है, यानी जितने भी इंटरनल, जो भी आंतरिक संबंधी अंशों से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसमें मेंशन होती हैं। तो ये सारा का सारा अध्याय में आपने ये सारी चीजें हमने कवर की। हमने ये देखा कि कितने प्रकार, कितने रूप हैं किसी व्यवसाय को करने के। सबसे आसान, सबसे बहुत कह सकते हैं कि काफी ज्यादा पॉपुलर, व्यापक, प्रसिद्ध क्या है? एकाकी व्यापार। एक अकेला व्यक्ति अपना छोटे पैमाने पर अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो। उसके बाद अगर थोड़ा और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, थोड़ा और बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है तो साझेदारी व्यवसाय कर लें, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई व्यवसाय कर लें। एक और अच्छा तरीका है कि साझेदारी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है। एक अनुबंध के आधार पर साझेदारी संगठन कार्य करती है। फिर तीसरा तरीका होता है कि अगर आपका कोई पैतृक व्यवसाय चल रहा है और आप हिंदू लॉ के अधीन व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ पर हिंदू परिवार आ जाता है ना, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसके अलावा अगर आप ऐसे सदस्य आपस में ही एक दूसरे के लिए कार्य करना चाहते हैं तो सहकारी समिति व्यवसाय करने का एक अच्छा प्रमुख तरीका है। और अगर बड़े पैमाने पर, बड़े व्यापक लेवल पर करना है, पृथक अस्तित्व अवधारणा से करना है और वैधानिक अस्तित्व रखना है तो कंपनी बनाया जाता है। कंपनी सबसे बड़े तरीके से व्यवसाय करने का एक रूप या प्रकार है। ठीक है। कंपनी में भी विभिन्न चरण होते हैं, स्थापना के चरण होते हैं। तो उम्मीद है कि इस अध्याय में जो भी विषय वस्तु है उसको आपने समझा होगा, पढ़ा होगा और आप इसको और अच्छे से रिवाइज करिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है उसको एक बार और अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो ये चैप्टर आज यहीं पर अंत होता है।